हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि जब से आर्यन रिया की जिंदगी में आया था, आर्यन ने एक बड़े भाई होने के सारे फर्ज निभाए थे। आर्यन रिया को बहुत प्यार करता था और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर रिया की देखभाल भी करता था। मगर रिया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने सबके सामने ये कह दिया कि वो आर्यन को अपना बड़ा भाई मानती है तो अलेक्जेंडर को बुरा लग जाता और रिया अपने भाई अलेक्जेंडर को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। मगर रिया सच से बच भी नहीं सकती थी, इसीलिए अपनी नजरें नीचे झुकाकर अलेक्जेंडर की बातों का जवाब देते हुए रिया ने कहा, वैसे तो मैं तुम दोनों को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मगर बात दरअसल ये है कि मेरी जिंदगी में मेरा बड़ा भाई बनकर आर्यन पहले आया था और तुम बाद में। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मेरे लिए आर्यन बड़ा भाई है। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर को बड़ा गुस्सा आ गया। अलेक्जेंडर ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर इस लॉजिक से तुम ये कह रही हो कि आर्यन तुम्हारा बड़ा भाई है, तब तो यही समझ लो कि मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आर्यन से भी पहले मैं आया था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर न सिर्फ रिया मगर अनिका भी काफी हैरान हो गई थी। ये बात वहां खड़े सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आर्यन को रिया की जिंदगी में आए कुछ महीने बीत चुके थे और अलेक्जेंडर अभी कुछ दिनों पहले ही सबकी जिंदगी में आया था। फिर अलेक्जेंडर ऐसे कैसे कह सकता था कि वो रिया की जिंदगी में आर्यन से पहले आया था। अलेक्जेंडर ने बड़े ही गुस्से से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और रिया को अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, ये देखो, मैं पिछले 2 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेलता था, तुम्हारे साथ चैटिंग करता था। जब अलेक्जेंडर ने रिया को अपने साथ हुई पुरानी चैट दिखाई तो रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। रिया बड़ी ही हैरानी से अलेक्जेंडर को देखने लगी। रिया ने अटकती हुई आवाज में अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तुम वही लड़के हो जो बड़ी ही बदतमीजी से मम्मा से बात किया करते थे। इतनी सी बात सुनकर आर्यन और अनिका दोनों ही समझ चुके थे कि आखिर रिया किसकी बात कर रही थी। कुछ महीनों पहले अलेक्जेंडर ने अनिका से बड़ी ही बदतमीजी से बात की थी। अलेक्जेंडर के लिए रिया इकलौती दोस्त थी, मगर रिया के साथ कॉल पर बात करते हुए जब आर्यन और अनिका के साथ अलेक्जेंडर का इंटरेक्शन हुआ तब अलेक्जेंडर ने दोनों के साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात की थी, जिसकी वजह से रिया ने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। अलेक्जेंडर परिवार में लौटने के बाद भी हमेशा ही डरता रहा कि उसकी असलियत जानने के बाद कहीं रिया और आर्यन फिर से उसके साथ बात करना बंद ना कर दे। इसीलिए अलेक्जेंडर ने आज तक ये बात छुपा कर रखी थी कि रिया के साथ जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सब पिछले 2 सालों से खेलता आया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर का सच जानने के बाद अनिका को काफी ताज्जुब हुआ। अनिका ने अपने घुटनों के बल बैठकर अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाया और पूछा, रिया तुम्हारी दोस्त कैसे बनी? क्या तुम लोग सोशल मीडिया पर दोस्त बने थे? अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, हम लोग एक गेमिंग ऐप के जरिए दोस्त बनने थे। अनिका बड़े ही ध्यान से दोनों बच्चों के बीच हो रही बातों को सुन रही थी। हालांकि अनिका खुद भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानती थी, मगर अनिका को पहली बार ये महसूस हो रहा था कि अभी भी वो टेक्नोलॉजी के मामले में इस जनरेशन से काफी पीछे थी। रिया ने आगे बढ़कर अनिका को समझाते हुए कहा, मम्मा आपको याद है आज से 2-2.5 साल पहले जब हम रेखा मौसी के साथ लंदन में रहते थे, तब रेखा मौसी प्रिंसेस लतिका की दादी से फ्रांस मिलने जा रही थी। वो मुझे भी अपने साथ ले गई ताकि मैं प्रिंसेस लतिका को मिल सकूं। ये बात अनिका को भी अच्छी तरह याद थी और ठीक बगल में खड़ी रेखा मौसी को भी याद थी। दरअसल उन दिनों हर हाइनेंस ने रेखा मौसी को अपने महल में बुलाया था। वो जानना चाहती थी कि रेखा मौसी के एंटिटी कंपनी को लेकर फ्यूचर प्लान क्या थे। क्या वो फ्रांस में भी अपनी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ सोच रही थी? नन्ही सी रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
मम्मा, उस वक्त जब मैं रेखा मौसी के साथ प्रिंसेस लतिका के महल में गई थी, तब मैंने अपने गेमिंग टैबलेट में एक नई गेम डाउनलोड की थी। तब उस ऐप में एक ऐसा फीचर था कि तुम्हारे 100 मीटर के आसपास अगर किसी ने भी वही सेम गेम एप्लीकेशन मोबाइल में या टैबलेट में डाउनलोड की है, तो तुम उसके साथ कनेक्ट करके उसके साथ गेम खेल सकते हो। जब मैंने सर्च किया तब मुझे नज़र आया कि आसपास में कोई था जिसने वही गेम अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड की थी। बस हमने कांटेक्ट किया और हम गेम खेलने लगे। मगर मुझे तो आज जाकर पता चला कि मैंने उस वक्त जिसके साथ दोस्ती की थी वो तो मेरा अपना भाई ही था, यानी कि अलेक्जेंडर। रिया इस पूरी एक्सप्लेनेशन को बताते हुए बड़ी ही खुश नज़र आ रही थी। रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि अनजाने में जिसके साथ उसने दोस्ती की वो उसका सगा भाई निकलेगा। रिया ने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए अलेक्जेंडर को अपने गले लगा लिया। मगर कहीं ना कहीं रिया की ये पूरी कहानी सुनने के बाद अनिका काफ़ी टेंस्ड हो गई थी। इस पूरे किस्से को सुनने के बाद अचानक ही अनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इस पूरे किस्से में एक ऐसी बात नज़र आ रही थी जो अनिका की आने वाली जिंदगी पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली थी। अनिका बार बार पूरी कहानी को अपने मन में दोहराकर कहानी का हर पहलू समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथों से अलेक्जेंडर को पकड़ लिया और अलेक्जेंडर से पूछा, अलेक्जेंडर, क्या तुम जानते हो कि उस वक्त तुम कहाँ थे? अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अलेक्जेंडर ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तो बचपन से ही एक बेसमेंट में रखा गया है। बेसमेंट काफ़ी कम बार खोला जाता था, वहाँ पर रोशनी भी बहुत कम थी। हाँ, मगर मेरी ज़रूरत के सारे इंतजाम कर दिए जाते थे। वहाँ कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर पिछले कई सालों से क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में था और जिस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर को स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग आज तक नहीं ढूंढ पाए थे, वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर फ्रांस की महारानी के महल के बेसमेंट में था। सारी की सारी बातें और सारे के सारे सबूत एक ही और इशारा करते थे कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर महारानी के बंगले के नीचे था। एक के बाद एक कई सवाल अनिका के मन में उठने लगे। अनिका ने तीनों बच्चों को गुड बाय कहा और तेजी से उनके कमरे से निकल गई। अपने कमरे में पहुंचने के बाद अनिका ने अपने फ़ोन से इंस्पेक्टर अब्बास को कॉल लगाया। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने कॉल रिसीव किया, अनिका ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आज तक हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने के बारे में पता क्यों नहीं लगा पाया? इंस्पेक्टर अब्बास ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, हमें रफली इतना अंदाजा है कि वो लोग यूरोपीय देश में कहीं स्थित हैं, मगर उनकी ऑपरेटिंग कहाँ से चलती है इस बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है। मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर फ्रांस की महारानी के महल के बेसमेंट में हो? अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ही ये बात जानते थे। अगर ये बात सच थी तो ये सारी बात किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी। हालांकि इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि लाख कोशिशें करने के बावजूद इंस्पेक्टर अब्बास, उनकी टीम और इंटरनेशनल स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग भी क्रिस्टोफर के खतरनाक गैंग के हेड क्वार्टर के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। और ये बात तो सभी लोग जानते थे कि फ्रांस की महारानी के महल के अंदर अगर ये हेड क्वार्टर स्थापित है तो फिर हेड क्वार्टर की असलियत के बारे में जान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फ्रांस की महारानी के महल को भेदना तो खुद यूएस जैसे शक्तिशाली देश के हाथ में भी नहीं था। फ्रांस की महारानी को दुनिया भर के स्पेशल लोगों में से एक में गिना जाता था। फ्रांस की महारानी मोस्ट वैल्यूएबल पीपल ऑफ द यूनिवर्स की लिस्ट में शामिल थी। इस यूनिवर्स में उनके अलावा सिर्फ 2 ही मेंबर्स थे, जिसमें से एक गोल्फ कंट्री के बहुत बड़े सुल्तान थे जो हाल ही में मर चुके थे। अब दुनिया भर की मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन्स की लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे, जिनमें से एक थी फ्रांस की महारानी। सारे देशों के गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया था कि महारानी के महल को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और चाहे कोई कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो,
महारानी के महल को भेदना किसी के भी बस में नहीं था और शायद इसीलिए क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज तक नहीं पता लगाया जा सका। इंस्पेक्टर अब्बास ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतना बता दूं अनिका, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो पता नहीं ये दुनिया आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली है। अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ही ये सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि क्या फ्रांस की महारानी जानती थी कि उनके महल के बेसमेंट में इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही थी, या फिर क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन महारानी के कहने पर काम कर रही थी। दोनों ही सूरतें दुनिया के लिए खतरनाक होने वाली थी। जहां एक और इंस्पेक्टर अब्बास को दुनिया पर आने वाले खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर अनिका को मन ही मन ये एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला था। अनिका को कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा था कि कैलाश की मदद करने का फैसला करके उसने अनजाने में जैकपॉट हासिल कर लिया था। ब्लैक कैट बनकर अनिका जब महारानी की सिक्योरिटी में शामिल होगी तब उसे कई राज्यों से पर्दा उठाने का मौका मिलने वाला था। क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन महारानी के महल के बेसमेंट से ऑपरेट कर रही थी। महारानी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शक्तिशाली गेंडा था। क्या ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि V16 पावर ड्रग को पाने के लिए जो पूरी प्लानिंग की जा रही थी उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि फ्रांस की महारानी थी। अनिका ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी कैलाश अधिकारी का नंबर अनिका के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। जैसे ही अनिका ने कॉल कनेक्ट किया, कैलाश ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, मुझे लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गद्दार है। हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये बता दिया है कि हम असली ब्लैक कैट की जगह पर नकली ब्लैक कैट को महारानी की सिक्योरिटी में शामिल करने वाले हैं। अब ये पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हमें महारानी की सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट से अपने हाथ पीछे खींचने होंगे, क्योंकि असली ब्लैक कैट तो आने से रही, और अगर तुम नकली ब्लैक कैट बनकर वहां गई तो जरूर पकड़ी जाओगी, और महारानी से दुश्मनी मोल लेना हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे पहले कि कैलाश अधिकारी अपनी बात आगे बढ़ाते, अनिका ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, हम इस मिशन से अपने हाथ पीछे नहीं खींचेंगे। मिशन इस पर प्लानिंग आगे बढ़ रहा है। कैलाश अपने बिजनेस के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि एक बार मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसके बाद उस मिशन को पूरा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता था, और वो जिस खतरनाक पेशे में थे वहाँ पर मिशन कॉम्प्रोमाइज करने का कई बार अंजाम बहुत बुरा होता था। पिछले दिनों में कैलाश अच्छी तरह से देख चुके थे कि श्रेया के लिए अनिका कितनी इम्पोर्टेंट थी। श्रेया को उनकी गैर हाजिरी में अगर पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट किया था तो वो सिर्फ अनिका थी। कैलाश ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे। कैलाश मन ही मन अनिका को भी श्रेया की ही तरह अपनी बेटी मानते थे, और अपनी बेटी को इतने खतरनाक मिशन पर भेजना उसे मौत के मुंह में डालने से कम नहीं लग रहा था, स्पेशली तब जब मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। कैलाश अधिकारी ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कई गद्दार है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर वापस लौट आया हूँ, उस ही ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। तुम्हारे बारे में सारा सच उसने हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम वहाँ महारानी की सिक्योरिटी के लिए ब्लैक कैट बनकर जाओगी तब हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन वाले हमारे इस झूठ के बारे में महारानी के स्पेशल गार्ड्स को बता देंगे, और अगर हमारे इस झूठ से पर्दा उठ गया तो फिर मिशन पर गए सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। चलो, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी और अपने लोगों की जान की फिक्र है। मैं तुम्हें ये रिस्क उठाने नहीं दे सकता। मैं इस मिशन से अपने हाथ पीछे खींच रहा हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा कि ब्लैक कैट किसी तरह लंदन नहीं पहुँच सकती है, इसीलिए हम लोग इस मिशन में अपना हाथ नहीं डाल रहे हैं। इस तरह से हमारी गुडविल भी बरकरार रहेगी। इससे पहले कि कैलाश आगे कुछ कह पाते, अनिका ने कैलाश से कहा, नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये मिशन जिस तरह से प्लान किया गया है उसी तरह आगे बढ़ेगा। मैं
मैं ब्लैक कैट बनकर महारानी की सुरक्षा के लिए जरूर जाऊंगी। अनिका मन ही मन अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पास ये इकलौता मौका था जब वो महारानी के सच से पर्दा हटा सकती थी। महारानी के सच से अनिका की जिंदगी के कई राज जुड़े थे और पिछले कई महीनों से अनिका जिस मुश्किल राह पर चल रही थी, अनिका को उस सफर का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि कैलाश अपने आदमियों को मिशन से पीछे हटाते, अनिका ने अपनी आवाज फोन पर ऊंची करते हुए कैलाश से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मिशन से हम पीछे नहीं हटेंगे। प्लान के हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा। इस मिशन पर आंच भी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। अनिका के बात करने के तरीके देखकर कैलाश खुद हैरान हो गए। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका काफ़ी स्ट्रोंग लड़की थी। उसके मार्शल आर्ट की टेक्निक कमाल की थी। अनिका बेहद हिम्मत वाली थी और ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी कर सकती थी। अनिका की यह सारी क्वालिटीज कैलाश ने पहले ही देख रखी थी। जब कप्तान डिसिल्वा ने कैलाश को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी, तब अनिका ने ही उसकी साजिश को नाकाम किया था। अनिका की बातों में विश्वास देखकर कैलाश ने अनिका से कहा, अगर तुम इतनी श्योर हो तो फिर ठीक है, इस मिशन को हम जारी रखेंगे, मगर इतनी बात जान लेना कि तुम भी बिल्कुल श्रेया जैसी ही हो, मेरी बेटी हो। मैं ऐसा कोई काम अपने हाथ पर नहीं लेना चाहता जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, कल ही शेड्यूल तैयार कीजिए और हमारे सारे आदमियों को ब्रीफ कर दीजिए। कैलाश का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका अपने कमरे में यहाँ वहाँ टहलने लगी। वो जानती थी कि आने वाला कल उसकी जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाने वाला था। अनिका को मन ही मन काफ़ी बेचैनी हो रही थी, मगर वो जानती थी कि उसे काफ़ी हिम्मत से काम लेना था। मिशन पर उसे काफ़ी सतर्क रहना था, जिसके लिए अनिका को नींद की ज़रूरत थी। अनिका आज जल्दी सोना चाहती थी, इसीलिए सोने से पहले अनिका ने सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए। जैसे ही अनिका बच्चों के कमरे में आई, बच्चे खुशी के मारे एक के बाद एक अनिका से गले मिलकर कहने लगे, आज मम्मा हमारे साथ खेलेंगी। अनिका कुछ देर तक रिया के साथ मोबाइल पर गेम खेलती रही और कुछ देर तक अलेक्जेंडर और आर्यन के साथ चेस खेलती रही। अनिका के साथ वक्त गुजारने में बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था, स्पेशली अलेक्जेंडर, जिसने अनिका के साथ कभी क्वालिटी टाइम गुजारा ही नहीं था। वैसे तो अलेक्जेंडर काफ़ी उखड़ी उखड़ी सी बातें करता, मगर अनिका जब भी उसके पास होती, अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास होता कि उसने पिछले 6 सालों में अपनी माँ से दूर रहकर क्या खोया था। अब अलेक्जेंडर एक भी पल अपनी माँ के बिना रहना नहीं चाहता था। जब भी अनिका प्यार से अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरती, तो अलेक्जेंडर ये जरूर कहता कि वो कोई बच्चा नहीं है और उसे इस तरह से ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर साथ ही साथ अलेक्जेंडर कभी भी अनिका का हाथ अपने माथे से हटाता नहीं था। बच्चों के साथ खेलते खेलते अनिका के कब आंखें लग गई, उसे भी पता नहीं चला। वहीं बच्चों के बिस्तर पर अनिका सर रखकर सो गई। कुछ ही मिनटों में अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी। अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। हालांकि आर्यन और रिया ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी माँ नींद की कितनी आदी थी, मगर अलेक्जेंडर को अपनी माँ के साथ खेलना था और वक्त गुजारना था। जब अनिका गहरी नींद में सो गई, तब अलेक्जेंडर ने आर्यन और रिया की ओर देखकर कहा, ये मोम इतनी जल्दी सो क्यों जाती है और ये इतना सोती क्यों है? मैंने कभी किसी अडल्ट को इतना सोते हुए नहीं देखा है। अलेक्जेंडर की ये बात बिल्कुल सच थी। खुद आर्यन और रिया भी कई बार अनिका के सोने की बीमारी को लेकर परेशान हुआ करते थे। रिया अलेक्जेंडर की बात का कुछ जवाब देने ही वाली थी कि आर्यन ने रिया को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, देखो मैंने पता किया है, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिस इज पॉजिटिव साइन। रिया और अलेक्जेंडर दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर आर्यन कहना क्या चाहता था। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए दोनों से कहा, देखो जितने भी जीनियस होते हैं न वो कई घंटे तक सोते हैं, और तुम दोनों तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी मम्मा एक जीनियस है, बल्कि हर 1000 जीनियस के ऊपर एक सुपर जीनियस होता है। हमारी मम्मा एक सुपर जीनियस है, इसीलिए वो इतना सोती हैं। हालांकि अलेक्जेंडर को आर्यन की ये बात कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, मगर वो इतना तो जरूर जानता था कि अपनी माँ के बारे में कि उसकी माँ बाकी लोगों के से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी।
अलेक्जेंडर कुछ देर तक अपने माथे पर हाथ फेरता हुआ गहरी नींद में सोई हुई अनिका को देखता रहा। तभी रिया के साथ गेम में जुड़े सनी ने आर्यन की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है। जीनियस लोग कुछ ज़्यादा ही सोते हैं। ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। रोहित जब छोटा था तब कई कई घंटों तक सोता रहता था, मगर जागने के बाद जो पढ़ाई करता था, ऐसा लगता था मानो कि वो किताबों के अंदर खो सा जाता था। हर चीज़ में अव्वल आता था, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट हो, हर चीज़ में फर्स्ट। तब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे भी रोहित की तरह जीनियस बनना है तो मुझे भी रोहित की तरह कम से कम 10 से 12 घंटे तक सोना होगा। बस फिर क्या था, मैंने रोहित के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रोहित की तरह ही मैं भी 10 से 12 घंटे तक सोता रहा। जब जागता तब रोहित की तरह ही किताबें हाथ में लेकर किताब के अंदर खो जाता। मगर मेरी एक प्रॉब्लम थी, किताबों के अंदर मुझे कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आई। इसीलिए किताब साइड में रखकर मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। फिर क्या था, एक के बाद एक गेम्स डाउनलोड करता गया और मुश्किल से मुश्किल गेम को आसानी से पार करता गया। देखते ही देखते मैं गेमिंग चैंपियन बन गया। हालांकि मेरी गेमिंग गुरु रिया जितना बड़ा चैंपियन नहीं हूँ, मगर हाँ, मैं भी गेमिंग की दुनिया का जीनियस हूँ। मगर मेरे माँ बाप यह बात समझ ही नहीं सकते। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा मेरी गेमिंग की दुनिया में प्रगति देखकर काफ़ी जेलस फील करते हैं। एक आध बार तो मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनकर मेरे पापा ने मुझे लकड़ी से मारा था, मगर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो किस जीनियस के पिता हैं। एनीवेज, बात रही रोहित की, तो रोहित सिर्फ जीनियस नहीं था बल्कि सुपर जीनियस था। मैं कभी रोहित नहीं बन पाऊंगा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैं दोबारा कभी अपने फेवरेट ब्रदर और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े आइडल रोहित से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। 18 साल की उम्र में रोहित ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर अपने कंधों पर उठा लिया था और मैं भी 18 साल का हूँ, मगर अपनी पॉकेट मनी संभाल सकूँ उतना भी पैसा नहीं कमाता। आई मिस माई ब्रदर, आई मिस हिम वेरी मच। मगर रोहित का छोटा भाई होने के नाते अब मेरा फर्ज है कि मैं रोहित के बच्चों को सही रास्ता दिखाऊं। तीनों बच्चे सनी की बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे। सनी की आंखें भी काफ़ी नम हो चुकी थी। हालांकि तीनों बच्चे जानते थे कि उनके पापा जिंदा थे, मगर सनी की इमोशनल बातों ने उन्हें भी इमोशनल कर दिया था। सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो रोहित के बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम भी अपने पापा की तरह जीनियस बनना चाहते हो तो तुम्हें भी दिन में 10 घंटे सोना होगा। उसके बाद जाकर काफ़ी मेहनत करनी होगी। जी तोड़ मेहनत करोगे तब जाकर रोहित का नाम रोशन कर सकोगे। जैसे ही सनी ने यह बात कही, नन्ही सी रिया अपनी आंखें बड़ी करके लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगी। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही समझ गए थे कि रिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला था। दोनों भाइयों ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई मेहनत करेंगे, तुम बस जिंदगी के मज़े उड़ाओ। दोनों भाइयों की ये बात सुनते ही सनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो अनिका का नाम खराब हो जाएगा। देखो, सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रिया अनिका के साथ रहकर पली बड़ी है, जबकि आर्यन रोहित के साथ और अलेक्जेंडर तो किसी अनजान आदमी के साथ पला बड़ा है। तो अगर अलेक्जेंडर और आर्यन जीनियस बन गए और रिया जीनियस नहीं बनती है तो अनिका का नाम खराब होगा। लोग कहेंगे कि अनिका ने अपने माँ होने के फर्ज ठीक से नहीं निभाए। सनी के मुंह से यह बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे और आंखें छोटी करके उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, मैं मम्मा का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। आज से मैं भी 10 घंटे सोऊंगी और दिन भर मेहनत करूंगी, और अब जीनियस बनने के बाद ही मैं दोबारा गेम खेलूंगी। तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। कल सुबह से एक नई रिया का जन्म होगा। रिया को देखकर दोनों भाई समझ गए थे कि रिया ने मन ही मन कोई प्रण ले लिया था। मगर क्या सचमुच कल सुबह का सूरज एक नई रिया के साथ आने वाला था? इसके लिए उन्हें 10 घंटों का इंतजार करना था। सुबह जब अनिका की आंखें खुली तब उसने देखा कि वो बच्चों के बेडरूम में ही सो गई थी, मगर बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सुबह के 7:30 बजे थे। अनिका जानती थी कि बच्चे अनिका से जल्दी जाग जाया करते थे, मगर वो इतनी जल्दी जागते थे, ये बात अनिका को आज पहली बार पता चली थी।
अनिका अपने कमरे में गई और शावर लेने के बाद महल के ग्राउंड फ्लोर पर बने बड़े से लिविंग हॉल में सीढ़ियां उतरकर जाने लगी। अनिका ने देखा कि लिविंग हॉल के एक कोने में बने डाइनिंग एरिया के एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर तीनों बच्चे बैठे हुए थे। मगर अनिका ने इस बार जो नज़ारा देखा वो देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। नन्ही सी रिया अपनी गर्दन झुकाकर हाथों में पेन पकड़कर मैथ की वर्कशीट पर कुछ लिख रही थी। अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज से पहले अनिका ने रिया को जब भी देखा था उसके हाथ में या तो गेमिंग टैबलेट हुआ करती थी या तो एक्सबॉक्स की जॉयस्टिक। अनिका ने जिंदगी में पहली बार रिया को इस तरह किताबों में खोया हुआ देखा था। रिया के चेहरे पर काफी सीरियसनेस नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन के अंदर रिया को दुनिया का सारा मैथ सीख लेना था। अनिका कहीं स्टेयरकेस पर खड़ी रिया को देखने लगी। रिया अचानक अपनी वर्कशीट में कुछ लिखते लिखते रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे रिया किसी स्टेप पर आकर काफी कंफ्यूज हो गई थी। रिया ने अपने बगल में बैठे हुए आर्यन से पूछा, आर्यन ये समझा सकते हो मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? वहाँ आर्यन भी रिया की बदली हुई हरकतों को देखकर काफी सदमे में नजर आ रहा था, मगर वो अपनी बहन को किसी भी हालत में हेल्प करना चाहता था। मगर इससे पहले कि आर्यन रिया को कुछ समझाने की कोशिश करता, अलेक्जेंडर ने रिया की किताब छीनकर उसे समझाना शुरू कर दिया। आर्यन समझ चुका था कि यहाँ पर भी अलेक्जेंडर ने जताना चाहता था कि रिया का असली बड़ा भाई वो है, मगर समझदार आर्यन अलेक्जेंडर के ईगो को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखकर आर्यन अलेक्जेंडर की बातें सुनने लगा। अलेक्जेंडर वाकई में रिया को बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझा रहा था। वह स्टेयरकेस पर खड़ी अनिका अपने बच्चों के बीच एकता को देखकर काफी इम्प्रेस हुई थी। कुछ देर बच्चों को देखने के बाद अनिका स्टेयरकेस से उतरकर डाइनिंग टेबल की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही नन्ही सी रिया की नजर अपनी मोम पर पड़ी, रिया अपनी जगह से उठकर दौड़कर अनिका के पास गई और अनिका के पैरों से लिपटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मम्मा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगी। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर उसकी बच्ची को हो क्या गया था। नन्ही सी शरारती रिया अचानक इतनी सीरियस कैसे हो गई थी, ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी पड़ते हुए रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, डोंट वेरी मम्मा, मैं बड़ी होकर अपना ख्याल खुद रख पाऊं, इसीलिए मेहनत कर रही हूं ताकि मुझे अपने भाइयों पर डिपेंड ना रहना पड़े। अपनी नन्ही सी गुड़िया के मुंह से इतनी मैच्योर बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने इससे पहले भी कई बार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिया को यही बात समझाने की कोशिश की थी। अनिका हमेशा से चाहती थी कि रिया कम से कम इतनी पढ़ाई कर ले कि बड़ी होने पर वो अनिका द्वारा रिया के लिए विरासत में छोड़ी हुई दौलत संभाल सके। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अनिका रिया को अंडर एस्टिमेट करती थी, मगर अनिका जानती थी कि रिया किसी भी तरह के बंधन में रहना पसंद नहीं करती थी। उसे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि अनिका खुद की भी यही इच्छा थी कि रिया कम से कम इतनी पढ़ाई कर ले कि वो बड़े होकर खुद का ख्याल खुद रख सके। अनिका भी नहीं चाहती थी कि बड़े होकर वो अपने भाइयों पर एक बोझ बने, क्योंकि अनिका जानती थी कि बड़े होकर अलेक्जेंडर और आर्यन की शादी होने के बाद जब उनकी बहुएं घर पर आएंगी तो फिर हो सकता है कि रिया के लिए रिया के भाइयों का प्यार वो देख ना सके। ऐसे में अनिका नहीं चाहती थी कि रिया अपने आप को अकेला महसूस करे। बच्चों के साथ नाश्ता करने के बाद अनिका रेखा मौसी के महल से निकलकर सीधे कैलाश अधिकारी के अड्डे पर जा पहुंची। जब अनिका नदी के बीचों बीच खड़ी उस योट पर पहुंची, तब अनिका ने देखा कि सारे के सारे लोग मुंह लटकाए बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मिशन पर जाने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। अनिका उन सबके चेहरे देखकर काफी हैरान हो गई। अनिका जब बेसमेंट में पहुंची तब अनिका ने देखा कि कैलाश अपने सर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठे थे। अनिका कैलाश के पास जाकर कहने लगी, क्या हुआ अंकल, अब तक तैयारी पूरी नहीं हुई? हमें मिशन पर जाना है ना? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगले 2 घंटे में मिशन शुरू होने वाला था, मगर कैलाश और उसके खास आदमियों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग अभी मिशन के लिए तैयार थे। कैलाश ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा मुझे नहीं लगता कि हमें इस मिशन पर जाना चाहिए। देखो तुम्हारी जान को बेहद खतरा हो सकता है, और अगर तुम्हें एक हल्की सी खरोच भी आई तो श्रेया और करण गुलेरिया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता।
अगर ब्लैक कैट नहीं आई तो हम इस मिशन को अबॉर्ट कर देंगे। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि कैलाश को असलियत बताने का वक्त आ गया था। अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और लंबी सांस छोड़ते हुए कैलाश से कहा, मिशन अबॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक कैट यहाँ आ चुकी है। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही कैलाश और उसके खास लोग हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। विनोद और अविनाश भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कैलाश अधिकारी ने यहाँ वहां नजरें घुमाते हुए अनिका से पूछा, कहाँ है ब्लैक कैट? कैलाश अधिकारी की ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सभी लोग ब्लैक कैट की बहुत इज्जत किया करते थे। उनके लिए ब्लैक कैट उनकी रोल मॉडल रही थी। पिछले कुछ सालों में ब्लैक कैट ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे। इंटरनेशनल लेवल पर मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल मर्डरर्स को पकड़कर उनके मुंह से सच्चाई उगलवाना, हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देना, खतरनाक से खतरनाक अटैक को नाकाम करना, यह सब ब्लैक कैट की स्पेशलिटी थी। और ब्लैक कैट सिर्फ कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी की लिस्ट में काफ़ी ऊपर लिया जाता था। इसीलिए कमरे में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठकर फटी हुई आंखों से अपने आसपास देखने लगे। वह अपने आइडल को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अनिका ने टेबल पर पड़ा हुआ मास्क अपने चेहरे पर पहनते हुए कैलाश और बाकी आदमियों से कहा, मैं हूँ ब्लैक कैट, मैं ही हूँ वो ब्लैक कैट जिसका आप लोगों को इंतजार था। कैलाश और कमरे में मौजूद उसके सारे आदमी कुछ देर तक बस यूं ही सांसें थामे अनिका की ओर देखने लगे। कैलाश ने फटी हुई आंखों से अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और एक लंबी सांस छोड़कर फिर से अपनी चेयर पर बैठ गए। अनिका की बात पूरी होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से अनिका का ये नया रूप देखने लगे। कुछ देर खामोशी से अनिका को देखने के बाद कैलाश ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख दिए और धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो, ब्लैक कैट यही है, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। अरे तुम तो हूबहू ब्लैक कैट की तरह दिखती हो, बातें भी एकदम अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन की तरह ही करती हो। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा कद काठ ही तुम्हारा शरीर बिल्कुल ब्लैक कैट जैसा ही है। हम में से कोई लोग ने ब्लैक कैट को 2-3 बार देखा है। जब हम ही नहीं पहचान पाए कि नकाब के पीछे तुम हो, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बीच असली ब्लैक कैट नहीं है। अनिका का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। अनिका कैलाश को समझाना चाहती थी कि वो खुद ही ब्लैक कैट थी। अनिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे आप समझते नहीं, मैं ही ब्लैक कैट हूँ। कैलाश अनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने आदमियों से कहने लगे, सुना नहीं तुम लोगों ने, यही ब्लैक कैट है। कैलाश के वफादार भी कैलाश की बात में हामी भरते हुए कहने लगे, हाँ हाँ बॉस, यही ब्लैक कैट है, हम सब भी यही कह रहे हैं कि यही ब्लैक कैट है। कैलाश ने अपना सीना चौड़ा करते हुए अपने आदमियों से कहा, देखा तुम लोगों ने, मेरी बेटी ने मेरे लिए कितना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। वो ब्लैक कैट बनकर इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा साथ दे रही है। उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसकी एक्टिंग स्किल्स देखो। अरे मुझे नाज है अपनी बच्ची पर। इससे पहले कि कैलाश अधिकारी अपनी बात आगे कहता, अनिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे अंकल आप समझते नहीं, सचमुच मैं ही ब्लैक कैट हूँ। अनिका की बात सुनते ही अपना वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ाते हुए कैलाश ने कहा, हाँ बेटा हाँ, तुम ही ब्लैक कैट हो, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे बेटा मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम हॉलीवुड चली जाओ तो तुम अपनी पहले ही पिक्चर में ऑस्कर अवार्ड जीत लोगी। क्या करैक्टर पकड़ा है तुमने बेटा, तुम ही ब्लैक कैट हो। कैलाश के ज्यादातर आदमी भी कैलाश की इस बात से बिल्कुल सहमत थे। सभी लोग ताज्जुब से अनिका की ओर देखकर मन ही मन अनिका की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करने लगे। वह सब आपस में यही बात कर रहे थे कि अनिका ने ब्लैक कैट का करैक्टर काफी बढ़िया तरीके से पकड़ा था। कैलाश ने विनोद और अविनाश की ओर मुड़कर कहा, देखो सीखो कुछ इस बच्ची से, मिशन पूरा करने के लिए ये जोश और ये जुनून होना चाहिए। अब तो मेरी बेटी ने मेरे अंदर भी मोटिवेशन पैदा किया है, हम जरूर इस मिशन को पूरा करेंगे। मेरी बच्ची ब्लैक कैट बनकर महारानी की सिक्योरिटी करेगी, उस हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन का मुंह देखने लायक हो जाएगा। फिर तुरंत कैलाश ने अनिका की ओर मुड़कर कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम अकेले ही 10-10 लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करना।
विनोद और अविनाश साये की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आएगी। चलो सब लोग मिशन पर जाने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक कैलाश के लोग अलग अलग जीप में बैठकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। सारे रास्ते अनिका कैलाश से सिर्फ एक ही बात कहती रही कि वो ब्लैक कैट है, और कैलाश बार बार उसकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करता रहा। फिर कैलाश और अनिका की कार लंदन शहर के ओल्ड एयरपोर्ट के पास आकर खड़ी हुई। कार में बैठे कैलाश ने अनिका से कहा, फ्रांस की महारानी अपने प्राइवेट जेट से यहीं पर उतरेंगी और यहीं से हमारी ड्यूटी शुरू होगी। यहाँ से हम महारानी को पहले अपने होटल ले जाएंगे, जहाँ उन्हें देश की प्रेसिडेंट मिलने आएंगे। कुछ देर उनके साथ बातचीत करेंगे, छोटी सी मीटिंग करने के बाद चले जाएंगे। हमें अगले 3 दिनों तक महारानी की सिक्योरिटी बनकर रहना है। हालांकि महारानी के पर्सनल गार्ड उनके आसपास रहेंगे, मगर हमें महारानी की पर्सनल सिक्योरिटी को असिस्ट करना है। होटल के आसपास एक ऐसा घेरा बनाना है कि महारानी का कोई दुश्मन हमारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार न कर सके। अनिका और कैलाश के बाकी लोग बड़े ही ध्यान से कैलाश की बातें सुन रहे थे, मगर प्लानिंग सुनते वक्त भी अनिका मन ही मन बस उसी पल का इंतजार कर रही थी जब महारानी के साथ अनिका की फेस टू फेस मुलाकात होगी। आने वाले 3 दिनों में अनिका की जिंदगी के सबसे गहरे राजों का खुलासा होने वाला था। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर उसकी जिंदगी और फ्रांस की महारानी के बीच क्या कनेक्शन था। अपने आदमियों को सब कुछ अच्छी तरह से समझा देने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, देखो तुम इस ग्रुप की लीडर हो। ब्लैक कैट होने के नाते हमारी पूरी टीम को तुम ही लीड करोगी, मगर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अविनाश और विनोद तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कहने के लिए तुम लीडर हो, मगर सारा काम अविनाश और विनोद ही संभाल लेंगे। ब्लूटूथ के जरिए वो लोग तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम्हें वही इंस्ट्रक्शन फिर से हमारे आदमियों को दे देनी है। ग्रुप के लीडर होने के नाते तुम्हें बाइक से चलाना होगा। जब अनिका कैलाश के साथ गाड़ी से बाहर निकली, तब उसने देखा कि 5 स्पोर्ट्स बाइक गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी। अनिका अब तक अच्छी तरह से जानती थी कि विनोद और अविनाश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कैलाश ने टीम की लीडरशिप अनिका के हाथ में सौंपी थी, खासकर तब जब उन्हें लग रहा था कि अनिका ब्लैक कैट की जगह लेने के काबिल नहीं थी। अविनाश ने अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए अनिका से कहा, वैसे तुम्हें अगर बाइक चलानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, तुम लड़की हो, गाड़ी में बैठकर सारा काम कर सकती हो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अनिका से ये कहने के बाद अविनाश और विनोद एक दूसरे के सामने देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। अनिका ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक बीच में खड़ी सबसे हैवी बाइक पर जाकर बैठकर अनिका ने अचानक ही एक झटके से बाइक को स्टैंड से उतारते हुए एक जोरदार किक मारी। स्पोर्ट्स बाइक का इंजन एक धमाके के साथ शुरू हुआ। अनिका रेंज देखकर इंजन की आवाज बढ़ाने लगी। अभी कैलाश या अविनाश अनिका को कुछ कह पाते, उससे पहले अनिका ने एक झटके से बाइक के आगे का पहिया हवा में उछाला और बाइक तेजी से वहां से निकाल कर ले गई। अनिका को इस तरह बाइक चलाते हुए देखकर कैलाश की आंखें चौड़ी हो गई। अनिका को स्पीड पकड़ता हुआ देखकर बाकी के लोग भी अपनी अपनी बाइक पर बैठकर अनिका के पीछे बाइक ले जाने लगे, मगर अनिका की ड्राइविंग स्किल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उन्हें कुछ ही सेकंड में एहसास हो गया कि अनिका की स्पीड को मैच करना उनके बस में नहीं था। अनिका को पहले ही कैलाश ने सारा प्लान समझा दिया था। अनिका ने अपने ब्लूटूथ के जरिए तेज बाइक चलाते हुए अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए रहना था। हम सब ओल्ड एयरपोर्ट के पास वाली पुरानी इमारत में मिलेंगे, वही सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना है। वैसे ये बात अविनाश और विनोद भी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए बाकी लोगों को लेकर अनिका का पीछा करते हुए वो सभी लोग ओल्ड एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे। उस पुरानी बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसी से आए हुए सिक्योरिटी गार्ड की जांच करके उन्हें अपने एक अलग आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर रहे थे। फ्रांस की महारानी की सुरक्षा इंग्लैंड की गवर्नमेंट के लिए भी बेहद जरूरी थी। उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद अनिका अपनी बाइक से झटके से उतरी। अनिका ने मास्क पहन रखा था और एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा था। अनिका ने लंबे काले जूते पहन रखे थे और टाइट ब्लैक ड्रेस में अनिका के फिगर को देखकर वहां खड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका कोई सिक्योरिटी एजेंट थी या कोई सुपर मॉडल। कुछ ही सेकंड बाद अविनाश और बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोगों को एक अलग काउंटर पर ले जाया गया,
जहां वहां पर बनाए हुए आइडेंटिटी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हर आदमी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एक नया आइडेंटिटी कार्ड दिया गया। एक के बाद एक सारे लोगों की जांच करने के बाद उन्हें आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। जब अनिका का नंबर आया तब वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके रिएक्शन को देखकर ये समझ में आ रहा था कि उनके मन में ब्लैक कैट के लिए कितनी इज्जत थी। फ्रांस की महारानी की सिक्योरिटी के लिए सभी लोग ब्लैक कैट पर भरोसा जताए बैठे थे। ये बात भी उनके एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रही थी। कैलाश ने जो आइडेंटिटी कार्ड अनिका के लिए बनवाया था, जब अनिका ने वो आइडेंटिटी कार्ड उन गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथों में रखा, तब एक के बाद एक हर डॉक्यूमेंट को स्टैंप करने के बाद उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड अनिका के हाथों में सौंपा। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, ऑफिसर ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी आसानी से आपने मान लिया कि ये ब्लैक कैट है? फ्रांस की महारानी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। अगर इतनी ढील बरती गई तो फिर महारानी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इंग्लैंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल उस आदमी की इस बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी अनिका के ठीक बगल में खड़े अविनाश ने अनिका के कानों में कहा, ये जो पीछे से आदमी यहाँ पर चलकर आ रहा है उसका नाम मेलकम है। हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है। ये बहुत ही खड़ूस आदमी है और स्पेशली इसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जलन है। अगर इसे पता चल गया कि तुम ब्लैक कैट नहीं हो तब तो आज जरूर ये मिशन हमारे हाथ से चला जाएगा और बाजार में हमारी रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। मेलकम काउंटर पर जाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ धीमी आवाज में कुछ बातें करने लगा। मेलकम की बातें अच्छी तरह से सुनने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फिर से अनिका के सारे पेपर्स चेक किए और मेलकम से कहा, हमें नहीं लगता कि इन पेपर में कोई गड़बड़ी है। हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वही ब्लैक कैट है। हमें इस बात में कोई शक नहीं है। अनिका बड़े ही ध्यान से मेलकम की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रही थी। मेलकम एक 45-50 साल का वेल बिल्ट आदमी था। उसकी हाइट लगभग 7 फुट के करीब थी। गोरा गोरा रंग, नीली आंखें और चेहरे पर अकड़ देखकर समझ में आ रहा था कि मेलकम को कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन से कितनी जलन हो रही थी। वो किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट कैलाश के ऑर्गेनाइजेशन के पास से छीनना चाहता था। मेलकम ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर कुछ देर के लिए अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कोई नकाब पहना हुआ सिक्योरिटी गार्ड अगर महारानी के सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल होगा तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। ब्लैक कैट के नाम से कोई भी नकाब पहनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या हम ये यकीन कर लेंगे कि वो ब्लैक कैट है? इस लड़के को ये साबित करना होगा कि सचमुच ये ब्लैक कैट है। ये कहने के बाद मेलकम झटके से अनिका के पास आया और मेलकम ने अपना हाथ सीधे अनिका के मास्क पर डाल दिया। इससे पहले कि विनोद और अविनाश कुछ कर पाते, मेलकम ने अपना हाथ अनिका के मास्क तक ले जाकर उसके मास्क को कसकर पकड़ लिया। अविनाश को अब यकीन हो चुका था कि सबके सामने वो अनिका का मास्क उतारकर ये साबित कर देगा कि मास्क के पीछे की लड़की एक फ्रेबी है और ब्लैक कैट के नाम पर कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन ने एक गलत लड़की को भेजकर मिशन कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी। और अगर सबके सामने अनिका का सच बाहर आ गया तो न सिर्फ कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर में ब्लैक लिस्ट किया जाएगा बल्कि इस वक्त उन सभी लोगों की जान पर भी खतरा बन सकता था। फ्रांस की महारानी दुनिया के मोस्ट वैल्यूड पर्सन की कैटेगरी में आती थी और उनकी सिक्योरिटी में धोखाधड़ी करने के जुर्म में हो सकता था कि उनमें से किसी को जिंदा न छोड़ा जाए। जब सबको ये लग रहा था कि किसी भी वक्त मेलकम अनिका के चेहरे से मास्क हटा देगा, तब अचानक ही मेलकम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक ही मेलकम जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपना हाथ अनिका के मास्क से हटाते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखकर कहा, अब तो मास्क उतारने की जरूरत भी नहीं है। ये साबित हो गया है कि ये लड़की ब्लैक कैट नहीं है। अगर मास्क के पीछे छुपी है ये लड़की सचमुच ब्लैक कैट होती तो किसी भी हालत में मुझे अपना मास्क उतारने ही नहीं देती। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लैक कैट कितने स्ट्रॉन्ग और फिट है। उसके बारे में एक बात तो पूरा अंडरवर्ल्ड और सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी जानती हैं कि आज तक ब्लैक कैट का असली चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। ये कहा जाता है कि ब्लैक कैट ने जिस किसी इंसान के सामने अपना मास्क उतारा है और जिस किसी इंसान ने ब्लैक कैट का असली चेहरा देखा है वो इस दुनिया से जा चुका है। ब्लैक कैट ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। इतनी खतरनाक ब्लैक कैट का क्या इतनी आसानी से किसी को अपना चेहरा से मास्क हटाने देगी?
आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह अभी अभी इस लड़की के चेहरे से उसका मास्क हटाने के लिए अपना हाथ उसके मास्क पर रख दिया था, मगर इस लड़की ने तो अपने शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं दिखाई। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस मास्क के पीछे जो लड़की है, अगर वो सचमुच ब्लैक कैट होती तो इतनी आसानी से मुझे ये करने देती? अब आप लोगों को सोचना है, क्या आप लोग ऐसी एजेंसी पर भरोसा कर सकते हैं जो ब्लैक कैट के नाम पर एक मास्कोट आपके सामने खड़ा कर देता है? जरा सोचिए, इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर अगर ये लोग इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो फिर ये लोग दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग किसी भी मिशन को सीरियसली नहीं लेते, बस पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस की महारानी और इंग्लैंड की गवर्नमेंट एजेंसी को भी धोखा देकर ये लोग पैसे कमाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ओर देखकर मेलकम ने कहा, फैसला आपको करना है कि आपको ये मिशन कॉम्प्रोमाइज करके इस लड़की को आगे बढ़ने देना है या फिर कैलाश की सिक्योरिटी एजेंसी को अभी इसी वक्त काम से बर्खास्त करके पूरी की पूरी सिक्योरिटी हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करनी है। धीरे धीरे मेलकम की बातें गवर्नमेंट ऑफिशियल के भी गले उतरने लगी थी। कहीं ना कहीं उन्हें मेलकम की ये बात सच लग रही थी कि अगर सचमुच ब्लैक कैट वहां खड़ी होती तो इतनी आसानी से किसी को अपने मास्क पर हाथ नहीं रखने देती। अविनाश और विनोद भी समझ चुके थे कि अब उनका खेल खत्म हो गया था। बहुत जल्द अनिका की असलियत सबके सामने आ जाएगी और पूरी की पूरी कैलाश की गैंग को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मगर किसी तरह विनोद और अविनाश को अनिका का बचाव करना था और साथ ही साथ अपनी गैंग का भी बचाव करना था। इसीलिए बात बनाते हुए विनोद ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा, देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने स्पेशली ब्लैक कैट को नई दिल्ली के एक इम्पोर्टेंट मिशन से यहाँ बुलवाया है। वो अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर लैंड हुई हैं। न जाने कितने घंटे से सोई नहीं होंगी और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे हालातों में इंसान के शरीर के रिफ्लेक्सेस कुछ कम हो जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर अगर ब्लैक कैट का नकाब सबके सामने उतार भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? यहाँ पर तो सब अपने ही लोग हैं। जैसे ही विनोद ने अपनी बात पूरी की, मेलकम ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, चाहे ब्लैक कैट हम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हो, मगर ब्लैक कैट हमारी दुनिया में एक चमकता सितारा है। ब्लैक कैट के काम करने के तरीके पर हम सबको नाज है। यहाँ तक कि रानी माँ की सिक्योरिटी के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा है तो वो है ब्लैक कैट। ब्लैक कैट के भरोसे पर इतना बड़ा मिशन तुम लोगों की एजेंसी को सौंपा गया है और तुम लोग इतनी बड़ी चीटिंग करना चाहते हो। अगर ये लड़की सचमुच ब्लैक कैट होती तो क्या इतनी आसानी से अपने चेहरे से मास्क उतारने देती? जैसे ही मेलकम ने अपनी बात कही, अनिका जो अब तक बड़ी ही शांति से सब कुछ सुन रही थी, उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए मेलकम से कहा, किसने कहा तुम्हें कि मैंने आसानी से तुम्हें अपना मास्क उतारने दिया होता? और अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर तो चलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उठाओ अपना हाथ और उतारो मेरे चेहरे से मास्क। लेकिन अगर मेरे चेहरे से मास्क उतर गया तो इतना याद रखना कि जिसने भी ब्लैक कैट का असली चेहरा देखा है वो अब तक इस दुनिया में नहीं रहा। अनिका की धमकी सुनकर मेलकम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। मेलकम की आंखें लाल हो चुकी थी। मेलकम अनिका के चेहरे से मास्क हटाकर सबके सामने साबित कर देना चाहता था कि मास्क के पीछे छिपी लड़की एक बेहरूपिया थी। मगर जैसे ही मेलकम ने अनिका के चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, जैसे ही मेलकम ने अनिका का मास्क उतारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, तब मेलकम को ये एहसास हुआ कि वो अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा था। उसे अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे उसके हाथों पर किसी ने कम से कम 200-300 किलो का वजन रख दिया था। आसपास खड़े सारे लोग मेलकम को हैरानी से देखने लगे। मेलकम भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था। जब धीरे धीरे मेलकम ने अपनी गर्दन झुकाकर अपने हाथों को ठीक से देखने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि मेलकम की कोहनियों के ऊपर एक बड़ी सी सुई चुभोई गई थी। जब पिछली बार मेलकम ने अनिका के चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपना हाथ अनिका के मास्क तक पहुंचाया था, तब तेजी से अनिका ने एक क्विक एक्शन में मेलकम की कोहनी में वो सुई चुभोई थी जिसमें टेम्परेरी पैरालिसिस पैदा करने वाली दवाई डाली गई थी। उस ड्रग के इंसान के शरीर के साथ कांटेक्ट होते ही इंसान के शरीर की नसों में खून का बहाव कम हो जाता और इंसान टेम्परेरी पैरालिसिस का शिकार हो जाता। मेलकम का हाथ भी इस वक्त टेम्परेरीली पैरालिसिस्ड हो चुका था।
इसका मतलब साफ था कि अनिका ने पहले ही क्विक एक्शन लेकर मेलकम को अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए रोक लिया था। मेलकम के आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से अनिका को देखते रहे। अनिका बड़े ही कैजुअली मेलकम के सामने खड़ी थी। अनिका ने अपनी बात रिपीट करते हुए मेलकम से कहा, क्या हुआ, आगे बढ़ो, मेरा मास्क हटाओ। अनिका के इस चैलेंज को सुनकर मेलकम के चेहरे पर काफी गुस्सा आने लगा था। वो किसी भी हालत में ये चैलेंज हारना नहीं चाहता था, मगर वो धीरे धीरे अपनी हाथों की शक्ति खोता जा रहा था। विनोद और अविनाश भी अनिका की इस हरकत को देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका मार्शियल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, मगर अनिका इतनी तेज और इतनी शातिर निकलेगी, इसका अंदाज़ा उन दोनों को भी नहीं था। मेलकम की बातें सुनने के बाद जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल को धीरे धीरे अनिका के लिए शक महसूस होने लगा था, अनिका के इस एक्शन को देखने के बाद उन लोगों ने भी राहत की सांस ली। अनिका ने जिस तरह से मेलकम की चेतावनी को गवर्नमेंट ऑफिशियल की नज़रों के सामने ही झुठला दिया था, वो देखकर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने राहत की सांस ली। अब उन्हें यकीन हो गया था कि महारानी की सुरक्षा के लिए उनके सामने मास्क में खड़ी लड़की से बेहतर विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता था। मेलकम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मेलकम ने अपने दूसरे हाथ की पूरी ताकत लगाकर फिर से अनिका के मास्क की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि अनिका ने जो सुई के थ्रू ड्रग मेलकम के शरीर के अंदर पहुंचाया था, वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर काम करने लगा था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भारी होते जा रहा था, मगर मेलकम के दूसरे हाथ में अभी भी थोड़ी ताकत बची थी। मेलकम ने अपने उस हाथ की पूरी ताकत झोंक कर अनिका के चेहरे का मास्क पकड़ने की कोशिश की, मगर उससे पहले कि मेलकम अनिका के चेहरे तक पहुंच पाता, अनिका ने एक छोटी सी नीडल अपनी दोनों उंगलियों के बीच घुमाते हुए बड़ी ही कैजुअली मेलकम की छाती पर रख दी और मेलकम से कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना हार्ड फीलिंग। अगर तुम मेरा चेहरा देखना ही चाहते हो तो शौक से देख सकते हो, मगर फिर मुझे भी अपने आप से किया हुआ वादा निभाना होगा। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि अगर कोई मेरा चेहरा देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। ये कहने के बाद वह छोटी सी नीडल अनिका ने मेलकम की छाती पर रख दी। मेलकम फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। हालांकि मास्क के पीछे का चेहरा मेलकम को नजर नहीं आ रहा था, मगर अनिका की आवाज और उसके बॉडी मूवमेंट से मेलकम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर उसने मास्क उतारने की कोशिश की तो जरूर इस बार वो पैरालाइटिक ड्रग उसकी छाती के आर पार हो जाएगी और ऐसी हालत में मेलकम का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। मेलकम के आसपास खड़े बाकी लोग भी अब डर गए थे। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर गलती से भी मेलकम ने अनिका के चेहरे से मास्क हटा लिया और उन लोगों ने ब्लैक कैट का चेहरा देख लिया तो ब्लैक कैट उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए तुरंत आसपास खड़े सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अनिका ने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ओर देखकर कहा, मुझे माफ करना, नो हार्ड फीलिंग। मेरी तुम लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर मेरे भी कुछ उसूल हैं। अगर किसी ने भी यहाँ पर मेरा चेहरा देख लिया तो उसका मरना निश्चित है। जब अनिका ने ये कहा तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी अपनी अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिए। मेलकम जान चुका था कि सबके सामने उसकी हार हो चुकी थी। अब बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए आखिरकार मेलकम ने हार मान ली और अपना हाथ अनिका के चेहरे से हटा लिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल ये देखकर काफी हल्का महसूस करने लगे। उन्होंने एक लंबी राहत की सांस ली और अनिका की ओर देखकर थम्स अप दिखाते हुए अनिका से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है और हमें इस बात की खुशी है कि महारानी की सिक्योरिटी हमने आपके हाथ में सौंपी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ साथ कैलाश अधिकारी के गैंग मेंबर और हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी गार्ड ने भी राहत की सांस ली। सारे सिक्योरिटी गार्ड को एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अनिका से कहा, देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। मेलकम ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आप बस उसे उसकी एक छोटी सी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मेलकम और उसकी हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन कई सालों से हमारे साथ काम करती आई है और हमें आज तक कभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई शिकायत नहीं मिली है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपना काम हमेशा बखूबी से निभाया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेलकम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलजुल कर काम करे। हमारे लिए हमारे देश में आ रही इतनी बड़ी फॉरेन डेवलपमेंट की सिक्योरिटी बेहद अहम है। कुछ ही देर में फ्रांस की महारानी का प्लेन हमारे एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने रोल को अच्छी तरह से समझ लें।
ये कहने के बाद वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सभी लोगों को उस छोटे से पुराने बिल्डिंग से बाहर अपने पुराने एयरपोर्ट के रनवे के पास ले गया। रनवे पर जाते जाते अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मसलते हुए मेलकम ने अनिका के पास आकर कहा, इस बार तो मैं हार गया हूँ, मगर ये मत समझना कि हर बार मैं हार जाऊंगा। तुम देख लेना, बहुत जल्द मैं सब लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि इस मास्क के पीछे छिपी लड़की ब्लैक कैट नहीं है, तुम एक बैरूपिया हो। जब मेलकम ने ये बात अनिका से कही तब मेलकम के कुछ लोग मेलकम को सहारा देकर वहां से ले गए। अनिका ने मेलकम की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो बस मन ही मन कुछ सोच रही थी। तभी अविनाश ने अनिका के पास आकर कहा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। हम जानते हैं कि तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो, मगर ये नहीं जानते थे कि तुम इतनी स्मार्ट और इतनी चालाक भी हो। चलो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने ये पड़ाव तो पार कर लिया। यहाँ पर सभी लोगों को यकीन हो गया है कि तुम ही ब्लैक कैट हो। चलो ये तो हमारा ही फायदा हुआ, मगर इतना याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी गलत कदम मत उठाना। सारी प्लानिंग, सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी रिंग्स और वीवीआईपी सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। मैं जानता हूं कि इनमें से ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाएगी, मगर तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस में अपना सर हाँ में हिलाते रहना। बाकी मैं और विनोद सब कुछ संभाल लेंगे। जिस तरह अनिका अब तक मेलकम की बातों को इग्नोर करती आई थी, उसी तरह वो विनोद और अविनाश की भी ज़्यादातर बातों को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि विनोद और अविनाश ये नहीं जानते थे कि वो लोग जिसे कमजोर समझ रहे थे, दरअसल वो इस काम की सबसे खतरनाक खिलाड़ी थी। सारे सिक्योरिटी एजेंट को अलग अलग व्हीकल में रनवे पर उस जगह पर पहुंचाना था जहां महारानी का प्लेन लैंड होने वाला था। अनिका ने अपनी सवारी के लिए बाइक को चुना था। सारे सिक्योरिटी एजेंट्स को अपनी अपनी सवारियों की चाबी सौंपने से पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए कहा, देखिए यहाँ से आगे आप सबको अपने सेल फोन स्विच ऑफ करके इस डिब्बे में रख देने हैं। आप लोग पूरे के पूरे मिशन पर अपने सेल फोन यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात सुनते ही सारे एजेंट ने एक एक करके अपने सेल फोन को स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया और उस डिब्बे में रखना भी शुरू कर दिया। अनिका जानती थी कि ये गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इसीलिए वो भी इनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। अनिका ने अपना सेल फोन स्विच ऑफ करने के लिए जैसे ही अपनी जेब से फोन निकाला, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। अनिका ने देखा कि सुष्मिता उसे कॉल कर रही थी। अनिका ने जैसे ही अपनी नजरें उठा के गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखा तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपनी आंखों के इशारे से अनिका को कॉल रिसीव करने की इजाजत दे दी। अनिका की जगह अगर कोई और होता तो शायद उसने ये कदम नहीं उठाया होता, मगर उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस वक्त इस बात की बेहद खुशी थी कि ब्लैक कैट खुद इस मिशन के लिए स्पेशली उनसे जुड़ी थी। अनिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सुष्मिता तेज सांसें लेती हुई अनिका से कहने लगी, अनिका मैडम गजब हो गया, उस केस के बच्चे ने रीना की जिंदगी तबाह कर दी है। अनिका सुष्मिता की ये बात सुनकर हैरान रह गई। जिस सुकेश को उसने अपनी आंखों के सामने बम के धमाके में राख बनते हुए देखा था, वह सुकेश रीना की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था। अनिका को मन ही मन ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि आखिर इतने जबरदस्त बम ब्लास्ट के बाद सुकेश बच कैसे सकता था। सुकेश ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा। सुकेश ने रीना को बांधने के बाद यहाँ से जाने से पहले रीना के फोस्टर पेरेंट्स को फोन करके उसकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। अब बात दरअसल यह है कि उसके फोस्टर पेरेंट्स के लिए रीना ही उनके बुढ़ापे के सहारा है। रीना की दिमागी हालत कमजोर है और वह लीगली अभी भी उन दोनों की बेटी है, इसीलिए कानूनी तौर पर मैं रीना को रोक नहीं पाई। रीना के फोस्टर पेरेंट्स यहाँ आए और रीना को कस्टडी लेकर उसे अपने साथ ले गई। वो लोग यहाँ से काफी दूर एक छोटे से गांव में रहते हैं, इसीलिए रातों रात वहां पर पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए एक रात के लिए वो लोग यहीं पास में एक छोटी सी मोटेल में एक कमरा किराए पर लेकर रहने वाले थे। मगर रात होते ही रीना के फोस्टर पिता ने फिर से रीना का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। मगर इस बार जब रीना की मां को इस बारे में पता चला तो उसने अपने पति को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई। रीना के फोस्टर पिता ने काफी शराब पी रखी थी। हाथापाई के दौरान उस आदमी ने अपनी ही पत्नी को मार दिया। पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर ले गई है। यह सब कुछ रीना की आंखों के सामने हुआ, मगर फिर भी रीना यह कह रही है कि उसने कुछ नहीं देखा। मेरे ख्याल में रीना की मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। पुलिस ने इस वक्त रीना को अपनी सिक्योरिटी में रख लिया है।
मगर मैं जानती हूँ कि कुछ ही दिनों में उसे गवर्नमेंट के पागल खाने में भिजवा दिया जाएगा। अगर आप कहें तो मैं रीना की जिम्मेदारी लेकर उसे अपने साथ यहाँ ले आती हूँ। उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में पहले से बहुत दुख देख लिए हैं। सरकारी पागल खाने में उसके साथ क्या होने वाला है, यह बातें तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। कितना ही खा लेगी और कितना जगह ले लेगी रीना। भगवान का दिया काफ़ी कुछ है आपके पास। एक रीना की जिम्मेदारी अगर हम उठा ले तो आपके खजाने से कुछ कम नहीं होगा। उसका ख्याल मैं रख लूँगी। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वह बगल वाला बंगला अगर हम किसी को किराए पर ना दें और हमेशा के लिए रीना को वहाँ रहने दे दो। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कड़क आवाज में कहा, इस तरह की खैरत बांटने के लिए मैंने वह प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुष्मिता की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैंने ये प्रॉपर्टी खैरात में बांटने के लिए नहीं बनाई है। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर सुष्मिता के होश उड़ गए। सुष्मिता ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका उसके साथ इस तरह से बात करेगी। तभी अनिका ने हल्की सी हंसी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या लगा था तुम्हें सुष्मिता, मैं इस तरह का कोई जवाब दूंगी? अरे अगर उस लड़की को हमारे सहारे की ज़रूरत है तो उसे ले आओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी मैंने वो प्रॉपर्टी की देख रेख तुम्हें सौंप रखी है। तुम्हें जो सही लगता है वही करना। मुझसे परमिशन लेने की या मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका की बात सुनकर सुष्मिता ने भी गहरी राहत की सांस ली और अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी जाकर रीना को अपने साथ ले आती हूँ। उस सुकेश ने तो बेचारी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनिका ने भी सुष्मिता की बात में हामी भरकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन उस बक्से में रख दिया जहाँ सभी लोगों ने अपने अपने सेल फ़ोन जमा किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सभी सिक्योरिटी एजेंट से कहा, अब आप लोग सब उस जीप का पीछा करते हुए रनवे के बीचों बीच बने उन शामियानों के पास पहुंचो। अगली इंस्ट्रक्शंस वहीं दी जाएंगी। अभी 5 मिनट के अंदर महारानी का प्लेन यहां पर लैंड होने वाला है। इंस्ट्रक्शन मिलते ही अनिका अपनी बाइक पर बैठकर बाकी एजेंट्स की तरह सरकारी जीप का पीछा करते हुए रनवे के बीचों बीच जा पहुंची। वहां पहले से काफ़ी शामियाने बनाए गए थे। उन शामियानों की सिक्योरिटी लोकल पुलिस और लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले की गई थी। अनिका और बाकी स्पेशल सिक्योरिटी एजेंट्स के वहां पर पहुंचते ही लोकल गार्ड्स को वापस भेज दिया गया। उन गार्ड को पिछले 7 दिनों से वहां पर तैनात किया गया था ताकि पूरे ओल्ड एयरपोर्ट का एक बार सिक्योरिटी स्कैन किया जाए और इस बात की भी तसल्ली कर ली जाए कि किसी ने भी महारानी के प्लेन के लैंड होने से पहले किसी भी तरह के बॉम्ब या आर्म्स एंड एम्यूनिशन को प्लांट ना किया हो। लोकल गार्ड के जाने के बाद चीफ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सभी स्पेशल एजेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा, देखिए अभी 3 मिनट में महारानी का प्लेन यहाँ पर लैंड होने वाला है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि महारानी यहाँ पर पधार रही हैं और हम उनकी सिक्योरिटी में एक छोटी सी भी चूक नहीं होने देंगे। इस वक्त महारानी की ज़िंदगी हम सब की ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती है। उनकी ज़िंदगी से हर खतरा दूर करने के लिए हम अगर हमारी ज़िंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप और अनिका का ग्रुप अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात सुनने के बाद मैल्कम ने जोर से अपना एक पांव ज़मीन पर पटकते हुए कहा, महारानी की सुरक्षा ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। मैल्कम की बात सुनते ही उसके ग्रुप वालों ने भी जोर से आवाज़ निकालते हुए कहा, यस सर। हालांकि अनिका बड़े ही कैजुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल की सारी बातें सुन रही थी। मैल्कम की हरकतों को देखकर अनिका समझ गई थी कि मैल्कम सबको इम्प्रेस करना चाहता था। इस तरह की अलर्टनेस दिखाकर वो यह साबित करना चाहता था कि वो कितना वफादार है और उसे अपना काम कितना पसंद है। मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह ज़ोर ज़ोर से पांव पटकने से दिमाग में अलर्टनेस नहीं आती थी। अलर्टनेस आती थी अपने चारों ओर नज़रें जमाकर, हर वक्त खतरे का सामना करने की तैयारी रखकर। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी तब अचानक ही आसमान में महारानी के प्लेन की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। सभी लोगों ने जब ऊपर देखा तो महारानी का प्लेन तेज़ी से रनवे की ओर लैंड करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सभी स्पेशल सिक्योरिटी एजेंट्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। महारानी का प्लेन एक धमाके के साथ ज़मीन पर लैंड हुआ।
धमाके की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरानी से प्लेन की ओर देखने लगे, मगर ये धमाका कोई बम धमाका नहीं था। महारानी का प्लेन इतना बड़ा था कि जब प्लेन के पहिए ज़मीन से टकराए तब इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि उस इम्पैक्ट से निकलने वाली आवाज़ किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। जैसे ही प्लेन अपनी जगह पर आकर रुका, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने साथ लाए हुए म्यूजिशियन को इशारा किया। ज़ोर ज़ोर से महारानी के स्वागत के लिए रॉयल म्यूजिक बजाया गया। हालांकि लंदन की रानी फ्रांस की महारानी का स्वागत करने के लिए खुद वहां पर उपस्थित नहीं थी, मगर उन्होंने खास इंस्ट्रक्शंस दी थी कि फ्रांस की महारानी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इंग्लैंड के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ साथ कई सारे ऊंचे ओहदे के मिनिस्टर्स भी फ्रांस की महारानी के स्वागत के लिए वहां पधारे हुए थे। कुछ ही सेकंड में महारानी के प्लेन का दरवाज़ा खुला, एक लंबी सी लाल कालीन बिछाई गई और एक के बाद एक महारानी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड प्लेन से बाहर उतरने लगे। फिर कुछ ही देर में महारानी के कदम उस लाल कालीन पर पड़े। इंग्लैंड के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने महारानी का स्वागत किया और एक के बाद एक सारे मिनिस्टर की पहचान करवाने लगे। सिक्योरिटी हेड्स होने के नाते हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन और कैलाश अधिकारी के ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भी उन मिनिस्टर की कतारों में तैनात किया गया था। जब मैल्कम ने देखा कि बहुत जल्द महारानी उनके करीब आने वाली थी, तब मैल्कम ने अपनी कमर सीधी कर ली और बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में खड़ा हो गया। अनिका को ये सब कुछ देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी। अनिका को मैल्कम एक बहुत बड़ा टेंशन सीकर लग रहा था। मैल्कम तो बिल्कुल इस तरह से तैयार होकर खड़ा हो गया था जैसे महारानी जैसे ही मैल्कम को देखेगी उसे अपने पर्सनल सिक्योरिटी का हेड बना देगी। मैल्कम की आंखों में ये ख्वाहिश साफ नज़र आ रही थी, इसलिए अनिका ने धीमी आवाज़ में अपनी बगल में खड़े मैल्कम से कहा, इतना एक्साइटेड मत हो जाओ। महारानी कभी तुम्हें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स में शामिल नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ हैंडसम लोग पसंद हैं। मैल्कम अनिका की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। वो अनिका की इस बात का जवाब बड़े ही कड़क अंदाज में देना चाहता था, मगर वो जानता था कि ये जगह सही नहीं थी। महारानी किसी भी वक्त उसके करीब आ सकती थी। मगर मैल्कम ये सुनकर हैरान ज़रूर था कि अनिका को महारानी के पर्सनल चॉइस के बारे में किस तरह पता था। सारे मिनिस्टर्स के इंस्ट्रोडक्शन के बाद कुछ ही देर में महारानी और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मैल्कम के पास आ पहुँचे। उस मिनिस्टर ने मैल्कम और अनिका की पहचान देते हुए महारानी से कहा, आपकी स्पेशल सिक्योरिटी के लिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये दोनों लीड करेंगे आपकी सिक्योरिटी को। मैल्कम को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अब एक भी सांस अपने शरीर में भरी तो उसका सीना फट जाएगा। मैल्कम ने अपनी पीठ इतनी सीधी कर रखी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतला था। जब महारानी मैल्कम के सामने आई तब मैल्कम फटी हुई आंखों से बस एक स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। मगर महारानी मैल्कम को पूरी तरह से इग्नोर करके मैल्कम के बगल में खड़े अनिका को देखा। अनिका ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। महारानी काफ़ी हैरानी से उसे देखती रही। जब मैल्कम ने नोटिस किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महारानी ने किसी भी मिनिस्टर के पास खड़े रहकर इतना वक्त नहीं गुजारा था जितना यहाँ खड़े खड़े महारानी ने अनिका को देखने में वक्त गुजारा था। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने महारानी से कुछ पूछा, क्या हुआ महारानी, आप इस तरह से क्यों देख रही हैं? ये दोनों ही एजेंसीज़ काफ़ी रेप्यूटेड एजेंसीज़ हैं। इस दुनिया की बेस्ट अंडर कवर सिक्योरिटी एजेंसीज़ में इनका नाम लिया जाता है। महारानी ने उस मिनिस्टर की बात को बीच में ही काटते हुए, ये लड़की कौन है जिसने मास्क पहन रखा है? उस फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखा। इशारा मिलते ही वो गवर्नमेंट ऑफिशियल महारानी के पास आकर अपने दोनों हाथ बड़े ही अदब से जोड़कर कहने लगा, योर हाइनेस, ये ब्लैक कैट है। अंडर कवर सिक्योरिटी एजेंट में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आई एम श्योर कि आपने भी इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। महारानी ने ब्लैक कैट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और इसलिए महारानी के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पहले ही ये बात कन्वे कर दी थी कि महारानी की सिक्योरिटी के लिए ब्लैक कैट को स्पेशली अपॉइंट किया जाए। मगर इस वक्त महारानी अपने सामने जिस लड़की को देख रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को महारानी ने पहले भी कभी देखा था। महारानी को हालांकि नकाब पहनी हुई अनिका का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, मगर कद काठी और बॉडी फिगर देखकर महारानी को ऐसा लग रहा था जैसे महारानी ने इस नकाब के पीछे वाली लड़की से पहले भी कभी मिली थी। अचानक ही महारानी को अनिका की याद आई। महारानी की एक मुंह बोली बेटी थी जिसका नाम था आलिशा, और आलिशा की बेटी यानी कि नन्ही सी प्रिंसेस लतिका महारानी की जान थी। जब एक बार बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस की महारानी ने रेखा मौसी को फ्रांस बुलाया था तब रिया भी उनके साथ वहां पर पहुंची थी। देखते ही देखते प्रिंसेस लतिका और रिया के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। यूं कहा जा सकता था कि प्रिंसेस लतिका के लिए रिया ही इकलौती दोस्त थी पूरी दुनिया में। प्रिंसेस लतिका की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते कई बार महारानी ने
लतिका की बर्थडे सेलिब्रेशंस या फिर यूं ही रखी गई सोशल पार्टीज में रिया की फैमिली को भी बुलाया था, जिनमें 1 या 2 बार अनिका भी शामिल हुई थी। दरअसल हुआ यूं था कि महारानी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हुए फ्रांस के सबसे बेहतरीन एंटरटेनर्स को पार्टी में शामिल किया था, जिससे पार्टी में आने वाले गेस्ट का मनोरंजन किया जा सके। अक्सर महारानी की रखी गई पार्टीज में जो लोग आते थे वो पार्टीज की काफ़ी तारीफ किया करते थे। रानी माँ की गुड बुक्स में आने के लिए अक्सर लोग बोरिंग पार्टी की भी तारीफ किया करते थे। महारानी और प्रिंसेस लतिका के नज़दीक आने के लिए लोग अक्सर झूठी तारीफों के पुल बांधा करते थे। लतिका को लोगों का यह स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए कहीं ना कहीं रिया का बिल्कुल बिंदास स्वभाव प्रिंसेस लतिका को बड़ा पसंद आता था। प्रिंसेस लतिका अच्छी तरह से जानती थी कि रिया कभी झूठी तारीफें नहीं करती थी। उसे जो सही लगता था और जो सच लगता था वही कहती थी। रिया के साथ रहकर प्रिंसेस लतिका काफ़ी कंफर्टेबल महसूस किया करती थी। रिया की माँ यानी कि अनिका एक दिन उस पार्टी में एक टेबल पर सर रखकर सो गई। जब महारानी अनिका के पास गई और अनिका को जगाकर पूछा कि क्या हुआ, वो इस तरह से क्यों सो गई हैं, कहीं उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो अनिका ने बड़ी ही कैजुअली महारानी को जवाब दिया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में बहुत बोर हो रही थी इसलिए सो गई। अनिका की इस बात ने महारानी का ईगो पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। हालांकि अनिका रिया की माँ थी और रेखा मौसी की मानी हुई बेटी, इसलिए इस रिश्ते को नज़र में रखते हुए महारानी ने अनिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मगर उस दिन से महारानी और अनिका के बीच में एक कोल्ड वार शुरू हो गई थी। दोनों की पर्सनैलिटीज़ में कोई मैच नहीं था। महारानी काफ़ी तेज़ तर्रार और एनर्जेटिक औरत थी, जबकि हमेशा से महारानी को लगता था कि अनिका एक सुस्त और लेजी लड़की थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर महारानी और अनिका के बीच में तनाव की असली वजह था रोहित मारवा। दरअसल आलिशा यानी कि प्रिंसेस लतिका की माँ भारतीय मूल की लड़की थी और महारानी चाहती थी कि उसकी शादी भी किसी भारतीय मूल के लड़के के साथ हो। जब महारानी ने छानबीन की तब उन्हें पता चला कि रोहित मारवा से बेहतर लड़का इस वक्त उन्हें और कोई नहीं मिल सकता था। खास करके इसलिए क्योंकि रोहित मारवा भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट का इकलौता वारिस था। महारानी ने मन ही मन यह भी तय कर लिया था कि रोहित मारवा और उनकी मुंह बोली बेटी आलिशा की जोड़ी खूब अच्छी लगेगी। मगर जब महारानी को इस बात का पता चला कि रोहित ने अपने जीवन साथी के रूप में अनिका को चुना था, तब महारानी की चिढ़ अनिका के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि रिया और रेखा मौसी के रिलेशन की वजह से महारानी ने इस रिश्ते को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की, मगर अनिका नाम का कांटा उनकी आंखों में बार बार चुभने लगा था। महारानी की नज़रों में अनिका एक आलसी और सुस्त लड़की थी। रोहित ने उसे अपना जीवन साथी चुनकर बहुत बड़ी गलती की थी, मगर महारानी यह भी जानती थी कि अनिका रेखा मौसी की एंटिटी की इकलौती वारिस थी, इसलिए रोहित मारवा के पास अनिका को पसंद करने के लिए सिर्फ यही क्वालिटी काफ़ी थी। अचानक ही अनिका से रिलेटेड बीती सारी बातें महारानी की नज़रों के सामने एक ही पल में उड़ान भरती हुई निकल गई। मगर महारानी जानती थी कि जो लड़की नकाब पहने इस वक्त उनके सामने खड़ी थी वह दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंट ब्लैक कैट थी, और ब्लैक कैट की क्वालिटीज़ महारानी अच्छी तरह से जानती थी। ब्लैक कैट बेहद खूंखार, तेज तर्रार और चालाक लड़की थी। भले ही ब्लैक कैट का शरीर काफ़ी हद तक अनिका के शरीर से मिलता था, मगर महारानी जानती थी कि नकाब के पीछे जो चेहरा छिपा था वह किसी भी हालत में अनिका का नहीं हो सकता था। महारानी ने ब्लैक कैट की ओर इशारा करते हुए इंग्लैंड के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से कहा, इस लड़की को मेरी पर्सनल सिक्योरिटी टीम में डाल दो। महारानी के इंस्ट्रक्शंस मिलते ही इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इशारा किया। इशारा मिलते ही गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अनिका को निर्देश दिया कि वो अपनी बाइक के साथ महारानी के साथ आए हुए स्पेशल सिक्योरिटी एजेंट्स की टीम में जुड़ जाए, जो लोग अगले कुछ दिनों तक महारानी के आसपास ही रहेंगे। उन सिक्योरिटी एजेंट्स की बाइक भी महारानी की कार के ठीक आगे चलेंगी। कैलाश अधिकारी की गैंग के विनोद और अविनाश ये देखकर हैरान रह गए। वो जान चुके थे कि आने वाले कुछ ही घंटों में ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। महारानी ने ब्लैक कैट समझकर अनिका को अपनी स्पेशल और क्लोज सिक्योरिटी टीम में शामिल किया था, जबकि अविनाश और विनोद यह अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ब्लैक कैट नहीं थी। उन्हें आने वाली किसी बहुत बड़ी मुसीबत का अंदेशा होने लगा था। अनिका अपनी ड्यूटी करने के लिए जब अपनी बाइक के पास पहुंची, तब अचानक ही महारानी के क्लोज सिक्योरिटी ऑफिसरों में से एक ने उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा, अरे नहीं नहीं, इस तरह वो हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकती। उस लड़की से कहो कि पहले अपने चेहरे से वो मास्क हटाए, उसके बाद ही उसे हम हमारी टीम में शामिल कर सकते हैं। आखिर ये महारानी की क्लोज सिक्योरिटी का सवाल है, नकाब के पीछे कोई भी हो सकता है। हम इसे इस तरह से अपनी टीम में शामिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये बात सुनने के बावजूद अनिका बड़ी ही कैजुअली अपनी बाइक पर बैठी। गवर्नमेंट ऑफिशियल पहले ही अनिका की मुस्तैदी देख चुका था।
उसे कोई शक नहीं था कि उसके सामने जो लड़की मौजूद थी वो ब्लैक कैट ही थी। इसलिए उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में महारानी के क्लोज सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखिए हमने पूरी तरह से छानबीन कर ली है, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मशहूर सिक्योरिटी एजेंट ब्लैक कैट ही है। और दरअसल बात यह है कि इस असाइनमेंट के लिए आपकी ही रिक्वेस्ट पर हमने स्पेशली ब्लैक कैट को बुलाया है। वैसे ब्लैक कैट दिल्ली में कोई और असाइनमेंट पर थी, मगर हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो यहाँ पर आई हैं। और ब्लैक कैट का सिर्फ एक ही उसूल है कि कोई अगर एक बार उसकी शक्ल देख लेता है तो वो ज़िंदा नहीं बचता। उनकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि वो अपना मास्क नहीं उतारेंगी, और हमने उनकी ये कंडीशन मानने के बाद ही उन्हें असाइनमेंट पे बुलाया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल की पूरी बात सुनने के बावजूद महारानी का क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं था। उसने गवर्नमेंट ऑफिसर से कहा, देखिए हम किसी भी हालत में एक मास्क पहने हुए सिक्योरिटी ऑफिसर को हमारी टीम में शामिल नहीं कर सकते। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, महारानी इस दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन में से एक हैं। उनके आसपास कई तरह के खतरे हैं। मास्क लगाया हुआ सिक्योरिटी गार्ड उनके आसपास होने का मतलब है कल नकाब की आड़ में कोई भी दुश्मन महारानी के पास पहुंच सकता है। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर उस लड़की ने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया तो उसे महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन भी छोड़नी होगी। इंग्लैंड का सरकारी ऑफिसर काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन में फंस गया। उसने विनोद और अविनाश के पास आकर कहा, तुम लोगों ने अभी अभी सुना कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा। अगर ब्लैक कैट अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाती है तो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ छीन ली जाएगी। अविनाश और विनोद दोनों ही समझते थे कि अगर ब्लैक कैट महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बन जाती है तो ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। आज तक कैलाश अधिकारी और उसकी गैंग अंडरग्राउंड सिक्योरिटी एजेंट्स का काम करते थे, लेकिन महारानी अगर ब्लैक कैट को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में शामिल कर लेती है तो उनकी गैंग पर लगा अंडरवर्ल्ड का टैग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मगर अविनाश और विनोद ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि नकाब के पीछे जो लड़की थी वो ब्लैक कैट नहीं थी। उनकी एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ खाई। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। उनके चेहरे पर कन्फ्यूजन देखकर तुरंत उनके पास खड़े मैल्कम ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा, देखा आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब आप ही देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, महारानी ने खुद उस लड़की को अपना क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बनाने का फैसला किया है। मगर अफसोस वो लड़की अपने चेहरे से नकाब नहीं हटा सकती। नकाब न हटाने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि नकाब के पीछे जो लड़की है वो ब्लैक कैट है ही नहीं। इन लोगों की गैंग ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है आप लोगों के साथ। हालांकि विनोद और अविनाश दोनों जानते थे कि मैल्कम जो भी कह रहा था वो सब सच था, मगर किसी तरह अपने आप को डिफेंड करते हुए विनोद ने कहा, ये बिल्कुल गलत है, ये लड़की ब्लैक कैट ही है। अभी अभी हम सब ने देखा है अपनी आंखों से कि किस तरह से ये लड़की अपना और अपने साथियों का बचाव कर सकती है। अब आप ही लोग कहो कि क्या सिक्योरिटी मामूली लड़की के बस में है यह सब कुछ करना। मैल्कम ने तो खुद इसकी पूर्ति और ताकत का एक्सपीरियंस किया है। अब आप लोग ही बताइए, क्या एक मामूली लड़की हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया को इतनी आसानी से बीट कर सकती है। इंग्लैंड का गवर्नमेंट ऑफिशियल अविनाश और विनोद की बात अच्छी तरह से समझ सकता था, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। महारानी के इकलौते सिक्योरिटी गार्ड ने अपना फैसला सुना दिया था। उसने कह दिया था कि अगर ब्लैक कैट अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाती है तो उसे महारानी के क्लोज सिक्योरिटी गार्ड की टुकड़ी में रहने की भी कोई अधिकार नहीं था। अविनाश ने उस गवर्नमेंट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए सर, हमने आपसे पहले भी कहा था कि ब्लैक कैट नकाब नहीं उतारेगी, तब आपने हमारी बात को मंजूरी भी दी थी, और अब अचानक आप ये शर्त रख रहे हैं। उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जवाब देते हुए कहा, देखिए ये शर्त मेरी नहीं है, खुद महारानी की पर्सनल टीम ने ये रिक्वेस्ट की है। हम दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है कि महारानी की सिक्योरिटी में किसी भी तरह की छूट नहीं बरती जाएगी। अब फैसला आप लोगों को करना है, आप क्या करना चाहते हैं। अविनाश और विनोद दोनों जानते थे कि अनिका के लिए मास्क उतारना सही नहीं रहेगा, इसलिए हाथ लगी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें हाथ से जाने देनी होगी। अविनाश और विनोद के चेहरे पर परेशानी देखकर मैल्कम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैल्कम ने जो भी सपने देखे थे वो सब कुछ ब्लैक कैट को मिलने जा रहा था। जब महारानी ने ब्लैक कैट को मैल्कम के ऊपर सेलेक्ट किया तब मैल्कम का ईगो एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी, मगर अब मैल्कम को भी एहसास हो चुका था कि अनिका महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकती थी, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। अविनाश और विनोद ने अनिका को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया, मगर जब उन्होंने देखा कि अनिका उनका इशारा मिलने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि अनिका का ध्यान उनकी ओर नहीं था।
यहाँ इतना कुछ चल रहा था और अनिका की नज़रें कहीं और गड़ी हुई थी। ये देखकर अविनाश और विनोद दोनों ही एक दूसरे को देखकर इशारे से ये कहने लगे कि अनिका कितनी गैर जिम्मेदार थी, इतने बड़े मिशन पर थी, उसका फोकस काम पर नहीं था। अविनाश ने इंग्लैंड के उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा, ठीक है, हम ब्लैक कैट को वापस बुला लेते हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दीजिए। अविनाश और विनोद के साथ डिस्कशन पूरा करने के बाद इंग्लैंड का वो गवर्नमेंट ऑफिशियल महारानी के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उन दोनों ने आपस में कुछ बातें की और उसके बाद महारानी का क्लोज सिक्योरिटी गार्ड महारानी के पास चला गया। महारानी उस वक्त इंग्लैंड के किसी मिनिस्टर के साथ कुछ बातें डिस्कस कर रही थी। डिस्कशन पूरा होने के बाद जब महारानी मुड़ी तब उनके क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ने महारानी के कान में कुछ कहा। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद महारानी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। महारानी ने अनिका जिस डायरेक्शन में बाइक पर बैठी थी उस ओर देखा और अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के कान में कुछ कहा। ये सारा नज़ारा देखकर मैल्कम के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैल्कम ने अविनाश और विनोद की ओर देखकर कहा, अरे अरे अरे, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। यह तो ठीक ऐसा ही हुआ कि हाथ आया मगर मुंह ना लगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दुनिया भर की एजेंसी यहाँ अपना दिन रात एक करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों को बिना मेहनत के ही मिल गया था। अरे अगर ब्लैक कैट महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड में शामिल हो जाती तो तुम्हारी गैंग बिल्कुल हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक वाइट कॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती। मगर अफसोस, तुम्हारी इस नकली ब्लैक कैट ने तुम्हारी नाक कटवा दी। अपनी काली करतूतों को सफ़ेद चोला पहनाने की तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम हो गई। अविनाश और विनोद दोनों जानते थे कि ये मैल्कम जानबूझकर उनके जख्मों पर नमक लगा रहा था, मगर उनके पास इस वक्त मैल्कम की बातें चुपचाप सुन लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उनका खुद का ही सिक्का खोटा था। ऐसे में वो कर भी क्या सकते थे। वहाँ अनिका बाइक पर बैठी हुई महारानी के पास खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। 6.5 फुट का कद, बड़ी ही टोन्ड और मस्कुलर बॉडी, कथई आँखें, चेहरा बिल्कुल कसा हुआ। टाइट ब्लैक जैकेट में भी उस आदमी के शरीर का हर मसल परफेक्टली टोन्ड दिखाई दे रहा था। अनिका ने ये कद काठी और ये शरीर पहले भी कहीं देखा था। बस फ़र्क इतना था कि आज तक उसने जब भी इस आदमी को देखा था तब ये आदमी एक मास्क के पीछे छुपा हुआ रहता था, मगर महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से ये आदमी आज पहली बार अनिका को बिना नकाब के दिखा था। अनिका जिस आदमी को घूर घूर कर देख रही थी वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शक्तिशाली गेंडा था। अचानक ही महारानी के पीछे खड़े शक्तिशाली गेंडे की नज़रें अनिका से टकराई। जैसे ही शक्तिशाली गेंडे की नज़र अनिका पर पड़ी, अनिका ने अपना चेहरा घुमा लिया। अनिका तब ये भी भूल चुकी थी कि अनिका ने मास्क पहन रखा था। अनिका को ये पता चल चुका था कि शक्तिशाली गेंडे ने इतनी दूर से भी अपनी आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया था। शक्तिशाली गेंडा कुछ देर तक मास्क पहनी लड़की को देखता रहा। शक्तिशाली गेंडा ठीक महारानी के पीछे खड़ा था, जिससे एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शक्तिशाली गेंडा महारानी के करीबी सिक्योरिटी गार्ड में से एक था। हालांकि महारानी के सबसे नज़दीक जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वो शक्तिशाली गेंडा था, जो इस बात को दर्शाता था कि महारानी को शक्तिशाली गेंडे पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। कुछ देर बाद शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से अपनी नज़रें हटा ली और फिर से आसपास की जगह का मुआयना करने लगा। फिर अचानक अनिका की नज़र सामने खड़े विनोद और अविनाश पर पड़ी। विनोद और अविनाश काफ़ी देर से अनिका को इशारा करके अपने पास बुला रहे थे। अनिका ने अपनी बाइक तेज़ी से किक स्टार्ट की और इंजन के गुर्राते ही कुछ ही सेकंड में अनिका अविनाश और विनोद के बगल में खड़ी थी। अविनाश ने अनिका से कहा, देखो, तुम महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी पहली शर्त है कि तुम अपना मास्क हटाकर उनके साथ शामिल हो। फिर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए विनोद ने अनिका के कानों के पास जाकर कहा, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम मास्क नहीं हटा सकती। मास्क हटते ही हमारा सारा राज सबके सामने खुल जाएगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये लोग हमें ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए मास्क पहने रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि तुम नकली ब्लैक कैट हो। कुछ देर बाद महारानी अपनी कार में बैठी और उनके कार के इर्द गिर्द काफ़ी सारी मोटरसाइकिल और बाकी गाड़ियों ने एक घेरा बना लिया। मैल्कम और कैलाश अधिकारी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर महारानी के कन्वॉय के आगे चलने के लिए तैयार हो गए। मगर जैसे ही उन लोगों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, महारानी के स्टाफ से एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, तुम लोग कन्वॉय के पीछे चलना। उस स्टाफ मेंबर की इस बात ने सबको हैरान करके रख दिया है। कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन और हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ महारानी की सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया था।
कन्वे के पीछे चलने का मतलब था कि अगर कोई भी हमला होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो वो लोग कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। महारानी के सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी कार के आगे चल रहे थे। कार के पीछे भी कई लोकल सिक्योरिटी बॉडीज़ ने अपना घेरा बनाकर रखा था। उसके पीछे एक बड़े से ट्रक में लाउड स्पीकर से म्यूजिक बजाया जा रहा था और महारानी के कन्वे पर फूल बरसाए जा रहे थे। अब ब्लैक कैट और मैल्कम की टीम को ये कहा जा रहा था कि वो लोग इन सब के पीछे चले। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी शर्मजनक बात थी। यहाँ तक कि म्यूजिक वालों को भी उनके पहले रखा जा रहा था। इसका मतलब साफ था, महारानी के स्टाफ मेंबर्स ये चाहते थे कि हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन और ब्लैक कैट का ग्रुप म्यूजिक वालों की सेफ्टी देखे। उस स्टाफ मेंबर ने जाने से पहले मैल्कम और अनिका की ओर देखकर कहा, आगे की इंस्ट्रक्शंस तुम्हें होटल पर दी जाएंगी। अब तुम लोग सब उन म्यूजिक वालों के पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल का घेरा बना लो। जाओ जल्दी, अभी कन्वे शुरू होने ही वाला है। मैल्कम के चेहरे पर यह बात सुनने के बाद गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वो अपना गुस्सा अपने अंदर दबाकर नहीं रख पाया। मैल्कम ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस स्टाफ मेंबर से कहा, 1 मिनट, हम लोगों को महारानी की पर्सनल सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हमें इस तरह से पीछे भेजने का क्या मतलब है? यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शान के खिलाफ है। मैल्कम और उस स्टाफ मेंबर के बीच में चल रहे डिस्कशन को देखकर इंग्लैंड का वो गवर्नमेंट ऑफिशियल दौड़कर उनके पास आ गया और कहने लगा, क्या हुआ जेंटलमैन, कोई प्रॉब्लम है? महारानी के सिक्योरिटी के स्टाफ मेंबर ने गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखकर कहा, देखो, हमने तुमसे कहा था कि महारानी की सिक्योरिटी का पूरा चार्ज हम लोग लेंगे। हम जब चाहें, जिसे चाहें, जहां पोजीशन देंगे, उन्हें ब्लाइंडली हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इंग्लैंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, हमारे सारे लोग आपके कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तभी उस आदमी ने मैल्कम की ओर इशारा करते हुए कहा, मगर यह जनाब तो मना कर रहे हैं, वो हमारे ऑर्डर्स नहीं मानना चाहते। इसका क्या मतलब है? इंग्लैंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर, आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं अभी उन्हें भेजता हूँ। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। वह आदमी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक मैल्कम को घूरता रहा और फिर वहाँ से चला गया। उस आदमी के जाते ही मैल्कम ने इंग्लैंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा, देखिए, आप लोगों ने हमें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इस तरह से हमें बैंड बाजे वालों के साथ रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मैल्कम की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम महारानी की सिक्योरिटी में किसी भी तरह की ढील नहीं बरतेंगे। वो जो कहेंगे उन्हें कोऑपरेट किया जाएगा और हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें भी साफ लिखा गया है कि तुम्हें उनके हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब इसमें ईगो बीच में मत लेकर आओ। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि अगर तुमने यह काम करने में अब इस वक्त मना किया तो हम तुम्हारी एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद तुम्हें कभी भी कोई सिक्योरिटी असाइनमेंट नहीं मिलेगा। भले ही उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह बात मैल्कम से कही थी, मगर यह बात दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू करती थी। ब्लैक कैट के साथ आए हुए लोगों को भी वही करना होगा जो महारानी की पर्सनल सिक्योरिटी वाले चाहते थे। नकाब पहनी अनिका ने मैल्कम की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी से अपनी ड्यूटी पर लग जाना चाहिए। यह कहने के बाद अनिका तेजी से अपनी बाइक लेकर बताई हुई पोजीशन पर चली गई। अनिका का पीछा करते हुए कैलाश के लोग भी जल्दी से अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। मैल्कम भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे मैल्कम अपने आदमियों के साथ मिलकर अनिका और बाकी लोगों के साथ अपनी बताई हुई पोजीशन पर पहुंच गया। ग्रुप लीडर्स होने के नाते ब्लैक कैट और मैल्कम के पास सबसे बड़ी और सबसे तेज बाइक्स थी। फिर कुछ सेकंड बाद एक बिगुल बजा और बिगुल के बजते ही महारानी का पूरा कॉन्वे एक साथ एयरपोर्ट से रवाना होने के लिए निकल पड़ा। जोर जोर से म्यूजिक बजाया जा रहा था। लंदन की सड़कों पर बनाए हुए एक खास रूट पर महारानी का पूरा कॉन्वे चलने लगा। रास्तों पर इकट्ठा हुए लोग महारानी का स्वागत करने लगे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच दोस्ती के कसीदे पढ़े जाने लगे। म्यूजिक ट्रक के पीछे चल रहे अनिका और मैल्कम के सिक्योरिटी एजेंट्स को म्यूजिक वालों में ही समझा जा रहा था। मैल्कम को इस बात को लेकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैल्कम ने अपने साथ चल रही अनिका से कहा, इससे ज़्यादा शर्मजनक बात हम लोगों में से किसी ने आज तक पहले कभी महसूस नहीं की होगी। चलो माना कि तुम नकली ब्लैक कैट हो, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ तो होगी। तुम्हें आज जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम को छोड़कर तुम्हें भी बैंड वाला समझा जा रहा है। क्या ये सब कुछ देखकर भी तुम्हारा खून नहीं खोल रहा? काफ़ी देर से मैल्कम अनिका को उकसाने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका बड़े ही ध्यान से अपनी मोटरसाइकिल चला रही थी और आसपास नज़रें घुमाकर ये इंश्योर कर रही थी कि कोई अटैक महारानी के कन्वे पर लॉन्च नहीं होने वाला था।
अनिका को इतनी सीरियसली काम करते हुए देखकर मैल्कम ने अनिका की हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो, इतना ढोंग मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम नकली ब्लैक कैट हो। अगर ब्लैक कैट भी यहाँ पर होती तो इतनी मुस्तैदी से काम नहीं करती जितना तुम करने की कोशिश कर रही हो। अब भूल जाओ वह सपने देखना। महारानी ने तुम्हें अपनी क्लोज सिक्योरिटी में शामिल तो किया था, मगर तुमने अपने ही हाथों से वो मौका गंवा दिया है। अब ज़्यादा सपने मत देखो, वो मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। मैल्कम की इस बात को सुनकर अनिका ने बाइक चलाते हुए मैल्कम की ओर मुड़कर कहा, मौका तो दोबारा ज़रूर मिल जाएगा, मगर महारानी की जान अगर एक बार चली गई तो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो और जो असाइनमेंट सौंपा गया हो उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करो। अनिका की इस बात ने मैल्कम को चौंका कर रख दिया था। चाहे फिजिकल फाइट हो या वर्बल फाइट, अनिका ने मैल्कम को बुरी तरह पछाड़ कर रख दिया था। कुछ देर बाद पूरा का पूरा काफिला लंदन के एक 7 स्टार होटल में जा पहुंचा। गवर्नमेंट ने महारानी के लिए पूरा का पूरा 7 स्टार होटल बुक करवाया था। उनकी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यह कदम उठाया गया था। होटल में बस कुछ भरोसे के लोग महारानी की सर्विस के लिए मौजूद थे। किसी भी गेस्ट की बुकिंग नहीं ली गई थी। सारे के सारे कमरे महारानी और उनके स्टाफ के लिए बुक करवाए गए थे। महारानी को प्रेसिडेंशियल शूट में ठहराने के बाद महारानी के साथ आए हुए सिक्योरिटी एजेंट्स को एक एक करके कमरे अलॉट होने लगे। यह प्रोसेस लगभग 2.5-3 घंटे तक चला। इसके बाद महारानी का वही स्टाफ मेंबर जो अनिका और मैल्कम को एयरपोर्ट पर मिला था, वो उनके पास आया और कहने लगा, माफ़ करना, सारे कमरे अलॉट हो चुके हैं। आप लोगों को अपने रहने और रेस्ट करने की व्यवस्था खुद करनी होगी। हाँ, इतना ध्यान रहे कि महारानी की सिक्योरिटी में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर 2 घंटे में शिफ्ट बदली जाएगी और बारी बारी से लोग आराम करने जाएंगे। बताई हुई पोजीशन पर हर वक्त तैनात रहना है। किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। महारानी की सेफ्टी और सिक्योरिटी में किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल ग्रुप के लीडरों को रखना है। उस आदमी के जाने से पहले मैल्कम और अविनाश ने उस आदमी से पूछा, 1 मिनट, मगर हमारे लिए कमरे क्यों नहीं अलॉट हुए? उस आदमी ने पीछे मुड़कर बड़ी एटीट्यूड से कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने? मैंने अभी अभी तो कहा कि सारे कमरे अलॉट हो चुके हैं। तुम लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो या कोई नौसिखिए, तुम्हें तो अनजान लोगों की बातों पर भी ध्यान रखना है। मगर मैंने तो तुम्हारे सामने ही अभी अभी इतनी बड़ी बात कही, फिर भी तुम लोगों के ध्यान में नहीं आया। मैल्कम ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मगर पूरी की पूरी होटल महारानी के सिक्योरिटी स्टाफ के लिए बुक करवाई गई है। होटल में इतने सारे कमरे हैं, फिर यह कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कोई कमरा ही नहीं बचा? महारानी के स्टाफ ने इस बात का पलट कर जवाब देते हुए कहा, देखो महारानी ऊपर के प्रेसिडेंशियल सूट में रुकी हैं। महारानी को बिल्कुल शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए महारानी के नीचे के 3 फ्लोर्स बिल्कुल खाली रखे गए हैं। बाकी सारे ऑफिसरों को एक एक कमरा अलॉट किया गया है। जब सारे कमरे अलॉट करने के बाद 5 कमरे अभी भी बचे हुए हैं, मगर आप लोग 30 लोग हैं। अब 30 लोगों में 5 कमरे अगर मैं बांटूंगा तो आप लोगों के अंदर अंदर ही काफ़ी तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग अपने आराम करने की व्यवस्था खुद ही अरेंज कर लें। मैल्कम अच्छी तरह से जानता था कि ये काफ़ी ज़्यादती थी। इस तरह से उनकी हर बात मानकर काम करने का मतलब था कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उनके कदमों में झुका कर रख देना, जो मैल्कम को बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे पहले कि मैल्कम उस स्टाफ मेंबर से कुछ कहता, मैल्कम के कानों पर एक आवाज़ पड़ी, ठीक है, आप जो कहेंगे वो सब करेंगे हम। महारानी की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए। मैल्कम हैरान होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। जब शक्तिशाली गेंडे ने पीछे मुड़कर यह देखने की कोशिश की कि पीछे से आ रही आवाज़ किसकी थी, तो वह देखकर हैरान हो गया कि अनिका ने यह बात कही थी। महारानी के स्टाफ से आए हुए ऑफिसर के पास आते हुए अनिका ने कहा, हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे आराम करने की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अनिका ने भी यह बात बड़ी ही एटीट्यूड के साथ कही थी। उस ऑफिसर ने अनिका की ओर देखकर अपनी नाक सहलाई और वहां से चला गया। उस ऑफिसर के जाते ही मैल्कम ने अविनाश और विनोद की ओर देखकर कहा, यह क्या तरीका है काम करने का? काम करने के लिए हम अपनी रिस्पेक्ट को किसी के पैरों तले नहीं कुचल सकते। अगर तुम लोग इसी तरह सर झुकाकर काम करना चाहते हो तो तुम लोग अपने साथ साथ हमारी भी गर्दन शर्म से झुका रहे हो। काम पाने के लिए और पैसों के लिए मैंने किसी को इतना झुकते हुए पहले कभी नहीं देखा। अनिका को मैल्कम की फिजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अनिका उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना चुपचाप अपने हाथ पर हाथ डालकर खड़ी रही। विनोद ने मैल्कम की ओर देखकर कहा, देखो मैल्कम, हम भी सर उठाकर काम करने वालों में से हैं,
मगर इस वक्त हमें जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है हमें सबसे पहले वह काम करना है। हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हैं, बल्कि महारानी की सिक्योरिटी के लिए आए हैं। रही बात हमारी मान सम्मान की, बस एक बार काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेना है। मगर यह मत भूलो कि फ़िलहाल हमने अगर कोई भी कदम उठाया तो दोनों देशों के बीच हुए डिप्लोमेटिक समझौते पर इसका असर पड़ सकता है और हम दोनों सिक्योरिटी एजेंसीज को लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। मैल्कम के आदमी भी ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मैल्कम ने अपने आदमियों से कहा, ठीक है, एक काम करो, बारी बारी से गाड़ियों में जाकर आराम करो और बताई गई ड्यूटी अच्छी तरह से निभाओ। विनोद और अविनाश ने भी एक राहत की सांस ली और अपने आदमियों की ओर देखकर कहा, हाँ, हम भी ऐसा ही करेंगे। ड्यूटी पर जो लोग तैनात होंगे वह लोग सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करेंगे, तब तक बाकी के लोग कार में जाकर आराम कर सकते हैं। और अनिका, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो ही तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम जाकर कार में आराम करो। विनोद और अविनाश का यह फैसला सुनकर मैल्कम ने फिर से अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए कहा, अरे क्यों, वह क्यों काम नहीं करेगी? हम सब इसी तरह लगातार आने वाले 3 दिनों तक अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे और यह मैडम आराम करेंगी, इसका क्या मतलब हुआ? अविनाश ने इस बार मैल्कम के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्योंकि वह एक लड़की है, समझने की कोशिश करो। हालांकि मैल्कम को अब तक अनिका पर काफ़ी चिढ़ हो रही थी, मगर मैल्कम चाहे कितना भी बदतमीज हो, वह इतना बुरा नहीं था कि इतनी सेंसिटिव बात समझ ना सके। इसलिए अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर मैल्कम वही खामोश खड़ा रह गया। कुछ ही देर में महारानी के स्टाफ से एक आदमी होटल लॉबी में आया और मैल्कम और अविनाश के हाथ में उनकी ड्यूटी लिस्ट थमा दी। सारा प्लान उन दोनों को समझाकर वह आदमी वहां से चला गया। मैल्कम और अविनाश ने अपने अपने लोगों को ड्यूटी सौंपी और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दे दी। वो सुनने के बाद अनिका होटल कार पार्किंग में जाकर एक कार में रेस्ट करने लगी। अनिका ने कार का एसी ऑन किया और कार सीट को पीछे धकेलते हुए आंखें बंद करके सो गई। अनिका जानती थी कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह अनिका को अपनी नींद पूरी करनी होगी, मगर अनिका के लिए इस मिशन पर होना बहुत ज़रूरी था। अभी अनिका मन ही मन यह सारी बातें सोच ही रही थी कि अचानक बाहर खड़े 2 लोगों की बातों पर अनिका का ध्यान पड़ा। एक आदमी अपने साथी से कह रहा था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यह स्पेशल मेहमान के लिए इतनी तैयारियां क्यों की जा रही हैं। तभी उसके साथी ने जवाब देते हुए कहा, माना जा रहा है फ्रांस की महारानी और इंग्लैंड के प्रेसिडेंट दोनों उस आदमी से मिलना चाहते हैं। पता नहीं कोई हाई लेवल मीटिंग होगी शायद। अब इतने बड़े बड़े लोगों की क्या प्लानिंग हो सकती है भला, वह हम कैसे जान सकते हैं? तभी उसके साथी ने हैरानी जताते हुए कहा, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक इंटरनेशनल डॉन के साथ यह लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं। भला इतने शातिर बिजनेसमैन के साथ उन्हें क्या काम हो सकता है? द किंग के बारे में तो मैंने यह भी सुन रखा है कि वह बिजनेसमैन कम और अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल डॉन ज़्यादा है। उस आदमी की बात सुनते ही उसके साथी ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, किंग का नाम जरा धीरे से लिया करो, तुम जानते नहीं वह कितना पावरफुल आदमी है। जरा सोचो, दुनिया के इतने बड़े लोग उस आदमी के साथ एक मीटिंग करने के लिए इतना इंतजाम कर सकते हैं, तो उस आदमी की क्या वैल्यू होगी। द किंग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। माना जा रहा है कि किंग को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी खुद महारानी ने उठाई है और महारानी अपने पर्सनल क्लोज सिक्योरिटी गार्ड को किंग की सिक्योरिटी के लिए भेजने वाली है। यह बात सुनकर अनिका की आंखों से नींद गायब हो गई। बूढ़े बाबा ने हॉस्पिटल में अनिका से कहा था कि उसे किंग के साथ दोस्ती बनानी है। अगर दुनिया की खतरनाक ताकतों से अनिका को लड़ना है तो किंग के साथ उसका दोस्ती करना बेहद ज़रूरी था। अनिका जिसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी वह कुछ ही देर में महारानी से मीटिंग करने के लिए आने वाला था और अनिका की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त महारानी की सिक्योरिटी में शामिल था। अनिका जानती थी कि आने वाले 3 दिन उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले थे, मगर किसी तरह अनिका किंग के साथ मिलने की प्लानिंग करना चाहती थी। अभी अनिका अपनी कार से उतरकर कोई तरकीब सोच ही रही थी कि अनिका ने देखा कि वह गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसका नाम टॉम था, जिसने अनिका और बाकी स्पेशल एजेंट की सिक्योरिटी चेकिंग की थी, वह फ़ोन पर किसी के साथ बात करते हुए होटल लॉबी से बाहर चला आ रहा था। टॉम ने फ़ोन पर किसी के साथ बात करते हुए कहा, किंग की जिम्मेदारी महारानी खुद अपने सर पर ली है और इसीलिए किंग की सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट सिक्योरिटी एजेंट को भेजना बेहद ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि यह मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। हमारे देश के प्रेसिडेंट खुद किंग से मिलना चाहते हैं और महारानी के कहने पर द किंग यहाँ पर आने वाला है। कुछ ही देर में उसका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला है। तुम जल्दी से जल्दी हमारी बेस्ट सिक्योरिटी टीम को एयरपोर्ट रवाना करो। मैं भी देखता हूँ यहाँ पर सबसे काबिल ऑफिसर कौन है जो किंग की सिक्योरिटी अपने कंधे पर उठा सकता है।
जैसे ही टॉम ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, टीम की नज़र अपनी कार के बाहर खड़ी अनीका पर पड़ी। अनीका को देखकर टॉम मन ही मन कुछ सोचने लगा। वहाँ पर अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में महारानी एक बेहद शानदार सिंहासन चेयर पर बैठी थी। महारानी ने अपना ओवरकोट उतार कर अपने पर्सनल बॉय के हवाले कर दिया। महारानी का पर्सनल मैनेजर, जो हमेशा ही महारानी के साथ उनका सेक्रेटरी बनकर रहता था, उसने महारानी को झुककर सैल्यूट करने के बाद कहा, योर मैजेस्टी, क्या आप श्योर हैं कि आपको यह मीटिंग करनी है? मेरा मतलब है, क्या द किंग से मिलना इतना ज़रूरी है? आखिर आपकी पोजीशन को देखते हुए क्या द किंग जैसे आदमी से मिलना आपको शोभा देता है? महारानी ने मैनेजर की बात सुनी मगर महारानी ने इस सारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैनेजर समझ गया था कि महारानी उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर मैनेजर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक मैनेजर की नज़र महारानी के क्लोज सिक्योरिटी गार्ड शक्तिशाली गेंडे पर पड़ी। शक्तिशाली गेंडा बड़ी देर से महारानी को घूर घूर कर देख रहा था। महारानी के मैनेजर केविन ने पहले भी कई बार शक्तिशाली गेंडे को महारानी की तरफ इस तरह घूरते हुए नोटिस किया था। जब शक्तिशाली गेंडे को एहसास हुआ कि मैनेजर ने उसे महारानी को घूरते हुए देख लिया था, तब शक्तिशाली गेंडे ने धीरे से अपनी नज़रें झुका ली। महारानी ने अपने हाथ के इशारे से सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। यह इशारा खास सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए था, मगर शक्तिशाली गेंडा इशारा मिलने के बावजूद अपनी छाती फुलाए वहीं पर बड़े ही रौब से खड़ा रहा। तभी एक दूसरे महारानी के क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ने शक्तिशाली गेंडे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। जब सारे क्लोज सिक्योरिटी गार्ड कमरे से बाहर चले गए, तब मैनेजर ने महारानी से कहा, मुझे लगता है कि आप इस आदमी पर ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा कर रही हैं। यह आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप उसे अपनी क्लोज सिक्योरिटी से हटा क्यों नहीं देती? महारानी ने अपनी उंगलियों की अंगूठी घुमाते हुए अपने मैनेजर से कहा, क्योंकि वह बेहद ताकतवर है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है और इसलिए वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैनेजर केविन ने महारानी की बात सुनते ही अपना सर झुकाकर महारानी से कहा, महारानी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उस पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? महारानी के लिए केविन के प्रश्न कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग होते जा रहे थे। एक बड़ा ही एरोगेंट चेहरा बनाते हुए महारानी ने केविन की ओर देख कर कहा, सवाल भरोसे का है ही नहीं, सवाल उसकी ताकत पर मेरे यकीन का है। अब तुम किंग की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करो। एक काम करो, तुम उसी गार्ड को किंग की सिक्योरिटी पर लगा दो। इस बात पर हैरान होते हुए मैनेजर ने महारानी से कहा, आपको जिस सिक्योरिटी गार्ड पर सबसे ज़्यादा यकीन है, उसे आप किंग की सिक्योरिटी के लिए लगाना चाहती हैं। अगर हम उसे वहाँ पर भेज देते हैं और यहाँ पर कोई खतरा महसूस होता है, तब क्या करेंगे? महारानी ने इस बार तेज़ नज़रों से अपने मैनेजर की ओर देखकर कहा, क्यों, तुम मर गए हो क्या तुम्हें मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी तो हैं। यह पूरी की पूरी होटल मेरी सिक्योरिटी के लिए बुक करवाई गई है। ना सिर्फ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, बल्कि इंग्लैंड की सरकार ने जो स्पेशल एजेंसीज अपॉइंट की हैं, उनके गार्ड भी तो हैं। क्या वह लोग मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते? केविन ने अपना सर झुकाते हुए महारानी से कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं भी कुछ ज़्यादा ही कह गया। अपनी बात पूरी होने के बाद महारानी मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर महारानी ने फिर से अपनी उंगलियों की अंगूठियों को घुमाते हुए केविन से कहा, अरे स्पेशल एजेंसी से याद आया, वह लड़की का क्या नाम है? उसका ब्लैक कैट। एक काम करो, उस ब्लैक कैट को मेरी सिक्योरिटी सौंप दो, फिर तो तुम्हारे सर से भी टेंशन कम हो जाएगा। महारानी की बात सुनने के बाद केविन ने महारानी से कहा, अरे नहीं नहीं मैडम, वह लोग तो बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं। मुझे उन एजेंसी के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग हैं ना आपकी सिक्योरिटी के लिए। मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को किंग की सिक्योरिटी के लिए भेज देता हूं और यहाँ पर हम सब मिलकर आपकी सिक्योरिटी की देखभाल करेंगे। महारानी ने भी इस बार अपने मैनेजर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। महारानी के कमरे से बाहर निकलने के बाद केविन ने शक्तिशाली गेंडे को किंग की सिक्योरिटी सौंपते हुए उसे एयरपोर्ट भेज दिया। अपने बाकी के गार्ड्स को सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद केविन अपने कमरे में चला गया। अपनी जेब से एक बड़ी सी सिगार निकालने के बाद केविन ने उस सिगार को अपने मुंह में रखा और लाइट कर दिया। धुआं छोड़ते हुए जब केविन ने अपनी बालकनी से नीचे की ओर देखा, तब उसे एक बड़ी ही अजीब बात दिखी। पार्किंग लॉट में खड़ी अनीका, जिसे वह ब्लैक कैट के नाम से जानता था, वो अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए महारानी के प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर देख रही थी। इससे पहले कि महारानी का मैनेजर केविन अनीका के हाथों में वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख पाता, अनीका अपनी कार के अंदर फिर से बैठ गई। अनीका के एक हाथ में एक फ़ोन जैसा गैजेट था, जिसमें अनीका बड़े ही गौर से कुछ देख रही थी। दरअसल अनीका किसी भी तरह से किंग के करीब पहुंचना चाहती थी, जिसके लिए अनीका को किंग को या महारानी को इम्प्रेस करना बेहद ज़रूरी था।
इसलिए अनिका ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की कि होटल या होटल के आसपास कहीं से कोई ऐसा सिग्नल मिले जिसमें दो लोग आपस में सैटेलाइट फ़ोन के जरिए बातें कर रहे हों। अनिका जानती थी कि अगर महारानी पर अटैक प्लान किया जाने वाला था तो ज़रूर उनके दुश्मन सैटेलाइट फ़ोन के जरिए एक दूसरे के साथ बातें करके अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सैटेलाइट फ़ोन की बातों को इंटरसेप्ट करना किसी आम हैकर के बस में नहीं था, मगर अब अनिका धीरे धीरे हैकिंग की दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी मानी जाने लगी थी। कुछ देर तक अनिका ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने हाथों में पकड़ रखा था, मगर उसे कोई सस्पिशियस सिग्नल नज़र नहीं आया। फिर कुछ देर बाद अचानक होटल के आसपास के एरिया से एक सस्पिशियस सिग्नल नज़र आने लगा। अनिका ने किसी तरह उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करके जब उस सैटेलाइट कॉल के जरिए होने वाली आवाज़ों को सुना तब वह दंग रह गई। होटल के आसपास के ही किसी जगह से एक आदमी अपने साथी से बात कर रहा था। वह उससे कह रहा था, देखो अभी अभी मुझे खबर मिली है कि महारानी का जो सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड था उसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे पास यह सही मौका है महारानी को ख़त्म करने का। तभी उसके साथी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पर यह तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के जाने से महारानी की सिक्योरिटी कमज़ोर थोड़ी पड़ जाएगी। बाकी के सिक्योरिटी गार्ड भी तो हैं वहाँ पर मौजूद। अपने साथी की बात सुनने के बाद उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, अरे उन सब से तो आसानी से निपटा जा सकता है। असली खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड को महारानी की क्लोज सिक्योरिटी से दूर किया जा रहा है। वह अकेला ही एक पूरी फौज के बराबर है। उसके हट जाने से महारानी की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाएगी। बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को आसानी से निपटाया जा सकता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर महारानी को ख़त्म करने का हमारा मिशन पूरा करना है तो यही एक चांस है हमारे पास हमारा मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ आज की रात है। यह कहने के बाद वह फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। पूरी बात सुनने के बाद अनिका काफ़ी हैरान रह गई। अनिका किसी भी तरह इस अटैक को नाकाम करना चाहती थी। हालांकि अनिका को इस वक्त महारानी की जान की फिक्र नहीं थी। वह बस किसी तरह किंग को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि अनिका को किसी की जान की परवाह नहीं थी, मगर अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडा महारानी का काफ़ी करीबी था। शक्तिशाली गेंडा कितना खतरनाक आदमी था यह बात तो अनिका अच्छी तरह से जानती थी। अब अनिका यह भी जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर महारानी के ही महल के बेसमेंट में कई सालों तक बंद रहा था। इसका मतलब साफ था कि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन भी महारानी के महल के ठीक नीचे काम कर रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को यकीन था कि महारानी इन सारी बातों में इन्वॉल्व थी। हो सकता था कि क्रिस्टोफर का बाप, जिसने खतरनाक इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी, वह महारानी के इशारे पर काम करता हो। अनिका इतने वक्त में इतना तो जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर महज एक प्यादा था जो किसी के इशारों पर काम कर रहा था। महारानी के खिलाफ कई सारे सबूत थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे। यह सारी की सारी प्लानिंग की मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद महारानी थी। अनिका किसी भी हालत में महारानी के कमरे में दाखिल होकर सच्चाई जानना चाहती थी। अनिका जो कि खुद ब्लैक कैट थी, उसके लिए ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बस ठीक प्लानिंग और अनिका का टैलेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो अनिका बहुत जल्द बिना किसी की नज़रों में आए महारानी के कमरे में पहुंच सकती थी। कुछ देर कार में मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका कार से उतरी और सीधे लॉबी में जाकर अविनाश से मिली। अनिका को लॉबी में देखकर अविनाश ने अनिका से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम वहीं कार में आराम करो। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, मैं घर जा रही हूँ, यही बताने आई थी तुमसे। अनिका का जवाब सुनते ही अविनाश हैरान रह गया। अविनाश ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा कि तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो हम कितने इम्पोर्टेंट मिशन पर हैं। अनिका ने यह बात सुनते ही अविनाश से कहा, हाँ मगर मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। अविनाश अनिका की इस हरकत पर गुस्से से तिलमिला उठा। वह जानता था कि वह ऐसी जगह पर अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकता था। किसी तरह अपने गुस्से को दबाते हुए अविनाश ने अनिका से कहा, देखो अगर तुम आराम करना चाहती हो तो कार में जाकर आराम कर सकती हो, मगर तुम ऐसी सिचुएशन में घर कैसे जा सकती हो? तुम जानती हो हम कैसी खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कितना इम्पोर्टेंट मिशन है, हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम हमारा साथ छोड़कर भागना चाहती हो। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखो कार में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। इससे पहले कि अविनाश अनिका को रोक पाता, अनिका अपनी सैंडल की आवाज़ करते हुए लॉबी से बाहर जाने लगी। अविनाश अनिका की इस हरकत को देखकर हैरान हो गया था। वह जानता था कि अनिका पैसे वाले ख़ानदान की बहू बनने वाली थी, मगर उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह इतनी नाजुक परिस्थिति में भी अनिका उसका साथ छोड़कर इस तरह से चली जाएगी। अनिका को जाता हुआ देखकर मैल्कम ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर असली ब्लैक कैट होती तो कभी ऐसा ना करती।
इसलिए तो मैं आज तक कभी किसी खूबसूरत लड़की को अपने पास आने ही नहीं दिया। अरे इन लड़कियों का दिमाग पता नहीं किस तरह से चलता है, कभी एक बात कहती हैं तो कभी दूसरी, और मूड तो देखो हर सेकंड में बदलता रहता है। अभी कुछ देर पहले मिशन को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इस सारी बातों को लेकर लेक्चर दे रही थी, और अब कुछ ही मिनट बाद पूरी तरह से बदल गई है लड़की। ऐसी लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि अविनाश के मन में भी वही सारी बातें चल रही थी जो मैल्कम कह रहा था, मगर वह इतनी आसानी से यह कबूल नहीं करने वाला था कि कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैक कैट की जगह पर एक नकली लड़की को ब्लैक कैट बनाकर इस मिशन पर भेजा था। वहां होटल लॉबी से निकलने के बाद अनीका ने अपने कदम तेज कर लिए। अनीका जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। महारानी ने शक्तिशाली गेंडे को किंग की सिक्योरिटी के लिए भेज दिया था, और अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि वह बाकी बॉडीगार्ड्स को आसानी से हैंडल कर सकती थी। बस किसी तरह अनीका को महारानी के कमरे में एंटर होना था। शक्तिशाली गेंडे की गैर मौजूदगी में अनीका का काम आसान कर सकती थी। अब तक अनीका इतना तो जान चुकी थी कि वह दुनिया में किसी के साथ भी लड़ सकती थी, मगर लड़ाई में शक्तिशाली गेंडे से जीतना अनीका के लिए काफ़ी मुश्किल था। होटल लॉबी से बाहर निकलने के बाद अनीका पार्किंग लॉट में कुछ पीछे एक अंधेरे कोने में जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। अनीका के पास वह आइडेंटिटी कार्ड था जिसके जरिए वह होटल में कहीं भी जा आ सकती थी। अनीका आज किसी भी हालत में महारानी के सच से पर्दा उठाना चाहती थी। अनीका ने इस मिशन पर आने से पहले ही सोच लिया था कि वह महारानी के राज को जानकर रहेंगी। आखिर हजारों बच्चों की जिंदगी एक पाउडर की वजह से गई थी। यहाँ तक कि अनीका के बेटे अलेक्जेंडर ने भी 6 साल महारानी के महल के नीचे एक अंधेरे बेसमेंट में गुजारे थे। अनीका महारानी ने किए हुए हर पाप का बदला लेना चाहती थी। अगर महारानी सचमुच दोषी निकली तो अनीका ने उन्हें सजा देने की भी प्लानिंग कर ली थी, मगर सबसे पहले यह जरूरी था कि अनीका किसी तरह बिना लोगों की नज़रों में आए महारानी के कमरे में दाखिल हो। महारानी होटल की 6ठी मंजिल पर एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकी हुई थी। अनीका को किसी भी हालत में यह 6 फ्लोर की बिल्डिंग के बाहर से चढ़ाई करनी थी, बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह। हालांकि अनीका जानती थी कि वह यह आसानी से कर सकती थी, मगर किसी की नज़र में ना आना सबसे बड़ा चैलेंज था। अनीका ने काले कपड़े और काला मास्क पहन रखा था। शाम 6 बज रहे थे, अंधेरा होने वाला था, मगर स्ट्रीट लाइट अभी ऑन नहीं हुई थी। ऐसे में अनीका जानती थी कि अगर उसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने तो वह आसानी से लोगों की नज़रों से बचकर शाम की ढलती रोशनी में होटल बिल्डिंग पर चढ़ाई कर सकती है। अनीका ने अपना मास्क उतारा और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगी। पूरी होटल को खाली करवाया गया था और पार्किंग लॉट के अंधेरे कोने में खड़ी अनीका पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, यह बात अनीका अच्छी तरह से जानती थी। अनीका अपने साथ अलग अलग रंग के जंप सूट्स लाई थी। अनीका ने मिशन की पूरी तैयारियां रेखा मौसी के महल से निकलने से पहले ही कर ली थी। ब्राउन कलर का जंप सूट पहनने के बाद अनीका ने अपने बाल बांध लिए और एक ब्राउन कलर की गोल्फ कैप पहनकर अनीका अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर चुपके से होटल बिल्डिंग की ओर चली गई। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि कहाँ पर सिक्योरिटी तैनात थी और कौन सा रूट खाली था, क्योंकि अभी अभी अनीका ने बड़े ही ध्यान से होटल सिक्योरिटी की पूरी प्लानिंग अच्छी तरह से समझ ली थी। बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद अनीका ने ड्रेनेज पाइप का सहारा लेकर एक एक करके होटल की मंजिलों पर चढ़ाई करना शुरू किया। बड़े ही धीरे से अनीका अपने हाथों के सहारे से अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचने लगी। पाइप का कलर और अनीका के कपड़ों का कलर लगभग सेम था, जिसकी वजह से अगर किसी की नज़र उस तरफ पड़ती भी तो अनीका को पकड़ा जाना बेहद मुश्किल था। अनीका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस पूरे सेक्शन में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे। धीरे धीरे अनीका प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाथरूम की खिड़की तक पहुंची। बाथरूम की खिड़की भी लॉक की गई थी। अनीका ने अपनी जेब से एक बड़ी सी सुई निकाली और उस चाबी की तरह की होल में डालकर घुमाने लगी। अनीका ने अपने पूरे शरीर का वजन एक हाथ पर संभाल कर रखा था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था मानो अनीका के चेहरे पर कोई परेशानी या थकान महसूस नहीं हो रही थी। अनीका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका रोज का काम था। कुछ देर बाद खिड़की के लॉक के खुलने की आवाज़ आई। अनीका ने बड़े ही धीरे से बाथरूम की खिड़की ऊपर की ओर खींची और अपना एक हाथ बाथरूम की दीवार पर रखकर बड़ी ही आसानी से बाथरूम के अंदर चली गई। प्रेसिडेंशियल सूट का बाथरूम लगभग किसी किंग साइज बेडरूम जितना बड़ा था। अंदर पहुंचने के बाद अनीका ने बड़े ही आराम से बाथरूम की खिड़की को बंद कर लिया। हालांकि अनीका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा इस वक्त महारानी की सिक्योरिटी टीम में नहीं था, मगर फिर भी अनीका के दिल की धड़कन काफ़ी तेज होने लगी थी। अनीका सच जानने से पहले पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। जैसे ही अनीका ने बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला, अनीका ने देखा कि महारानी अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ अपने स्टडी से बाहर निकली।
उनके सेक्रेटरी ने महारानी से पूछा, मैडम प्लीज़ आज तो बता दीजिए कि आखिर यह किंग कौन है, आप क्यों मिलना चाहती हैं उससे, कम से कम मुझे उसका नाम तो बता दीजिए। महारानी हालांकि अपनी सारी पर्सनल बातें अपने सेक्रेटरी के साथ शेयर नहीं करती थी, मगर इस बार अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब एक साइड टेबल पर रखते हुए महारानी ने अपने सेक्रेटरी से कहा, किंग को लोग सिर्फ किंग के नाम से जानते हैं, मगर उसका असली नाम है रोहित मारवा। यह नाम सुनते ही बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी अनीका के होश उड़ गए।